वेलकम, वी आर एट चैप्टर नंबर 3 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें सारे एसेज कवर्ड है, ऑलमोस्ट एवरी एसे इज कवर्ड इन दिस चैप्टर एंड वी आर गोइंग टू डील विद एवरी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इन दिस चैप्टर। ठीक है, लेट अस क्विकली स्टार्ट। सो ये फर्स्ट पेज है। इस चैप्टर मैंने थोड़ा खुला खुला बनाया है चार्ट में, ताकि ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग और आप ज़्यादा कुछ इसमें साइड में स्टिक नोट लगा के लिख सकते हो, थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और बनाना तो आप बना सकते हो। ठीक है, नाउ फर्स्ट विल सी द ओवरव्यू। ओवरव्यू क्या देखेंगे? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है और ऑडिट एविडेंस क्या होता है। ठीक है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, ऑडिट एविडेंस क्या होता है। ठीक है ना, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। ठीक है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी है? ऑडिटर की प्रॉपर्टी है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में दो चीजें होती है, एक होती है ऑडिट फाइल, एक होती है कंप्लीशन मेमोरेंडम। सर ये क्या है, आगे आने वाला है। ठीक है, ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस वी ऑल नो दैट वी नीड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। वी नीड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अब ऑडिट एविडेंस में और क्या क्या आता है? रिटन रिप्रेजेंटेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशंस, कंसिडरेशन ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स। ठीक है, दिस ऑल कम्स इनटू ऑडिट एविडेंस। So this is just an overview. Now we are going at essay 230 audit documentation. First essay to be covered in this chapter is essay 230 audit documentation. एक लिस्ट बना लो ऐसी की essay 230 audit documentation. इसमें क्या है? essay 230 audit documentation deals with auditor's responsibility to prepare audit documentation for an audit of financial statement. ऐसे 230 जो है वो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में डील करता है टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट के लिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाना ये ऑडिटर की जिम्मेदारी है, ये ऐसे 230 बोलता है। इट इज टू बी अडेप्टेड एज नेसेसरी इन द सर्कमस्टेंसेज व्हेन अप्लाइड टू ऑडिट ऑफ अदर हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। सिर्फ नॉर्मली स्टैट ऑडिट नहीं, कोई भी ऑडिट करो तो आपको डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत जरूरी है। ठीक है, नाउ ये हमने 2 देखा, नाउ वी आर सीइंग 2A। 2A में क्या है? डेफिनेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है सर? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रेफर्स टू रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड। जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करी है ऑडिट के दौरान, उसके रिकॉर्ड को कहते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, जो भी ऑडिट एविडेंस आपने ऑब्टेन किए हैं उसको कहते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। एंड कंक्लूजन द ऑडिटर रीच, और क्या कंक्लूजन ऑडिटर ने रीच किया है उसको कहते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो बेसिकली ऑडिटर को क्या करना है कि उसको 3 चीज डॉक्यूमेंट करनी है। एक कि उसने क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, उसको क्या एविडेंस मिले हैं, और उन एविडेंस के को ध्यान में रखते हुए क्या कंक्लूजन उसने पास किया है। खत्म। तो यहाँ पे ये प्रोसीजर, ये एविडेंस और ये कंक्लूजन। ठीक है, चलो नाउ वी आर एट 2B ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। ठीक है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? To prepare documentation that provides a sufficient and appropriate record of the basis for the auditor's report. ऑडिटर ने जो अपनी रिपोर्ट बनाई है, ठीक है, उसका बेस क्या है, उस रिपोर्ट का बेस क्या है, ठीक है, वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को बेस बना के ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाता है। तो अ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड ऑफ द बेसिस फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, and evidence that the audit was planned and performed in accordance with standards on auditing and applicable legal and regulatory requirement। और एक सबूत भी हो जाता है ऑडिटर के पास में। कभी भी ऑडिटर के ऊपर फ्यूचर में केस हुआ तो ऑडिटर कोर्ट ऑफ लॉ में बोल सकता है कि देखो मेरा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, मैंने पूरे एसेस को परफॉर्म करते हुए, मैंने पूरे एसेस को ध्यान में रखते हुए, एसेस को लगा के ही मैंने ऑडिट परफॉर्म किया है। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को लेके ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ये है कि उसको एक सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड मिल जाए, जिसको बेस बना के वो अपना ऑडिट ओपिनियन पास करे, और उसको एक एविडेंस मिल जाए कि फ्यूचर में वो बता सके कि ही हैज परफॉर्म्ड द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेस। नाउ टू सी नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द ऑडिटर्स बेसिस फॉर अ कंक्लूजन। ऑडिटर ने जो कंक्लूजन रीच किया है उसका बेस क्या है, उसका एविडेंस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है about the achievement of the overall objective and evidence that the audit was planned and performed in accordance with SS। सेम चीज जो हमने ऊपर पढ़ी है। ठीक है, तो बेस फॉर कंक्लूजन एंड एविडेंस दैट द ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद SS। ठीक है, चलो नाउ पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस क्या है? ये भी मोर और लेस ऑब्जेक्टिव और पर्पस सेम ही होता है। ठीक है, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस क्या है? असिस्टिंग द एंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंगेजमेंट टीम को असिस्ट करता है कि वो प्लान एंड परफॉर्म कर सके ऑडिट को।
ऑडिट को सही तरीके से प्लान कर सके और सही तरीके से परफॉर्म कर सके, इसके लिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी हेल्पफुल होता है। बिकॉज ऑडिट चालू करने के पहले भी जो आपने ऑडिट प्लानिंग बनाई है, ऑडिट प्रोग्राम बनाया है, ऑडिट प्लान बनाया है, उन सबको आप डॉक्यूमेंट करते हो और वो डॉक्यूमेंट को देख देख के लोग, जो आपके एंगेजमेंट टीम है, वो आगे ऑडिट कंडक्ट करती है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पहला पर्पस क्या है कि इट असिस्ट द एंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट, असिस्टिंग द एंगेजमेंट टीम टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द ऑडिट वर्क। एंगेजमेंट टीम को असिस्ट करता है कि वो जो ऑडिट का काम है उसको सही तरीके से डायरेक्ट और सुपरवाइज कर सके। एनेबलिंग द एंगेजमेंट टीम टू बी अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क, एंगेजमेंट टीम अकाउंटेबल हो जाता है कि उसने क्या काम किया है और उस काम के लिए कौन सा एंगेजमेंट टीम मेंबर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो तीनों पॉइंट एंगेजमेंट टीम के हैं। पहला पॉइंट क्या है कि प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट करने के लिए असिस्ट करता है, सुपरवाइज एंड डायरेक्ट करने के लिए असिस्ट करता है और अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क के लिए असिस्ट करता है। रिटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस टू फ्यूचर ऑडिट। अभी फ्यूचर में जब ऑडिट होगा ना, तो पिछले साल के ऑडिट का ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देखोगे ना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि पिछले साल में क्या क्या इश्यूज फ्लैग हुए थे और इस साल वो इश्यूज रिजॉल्व हुए या नहीं हुए। तो इट हेल्प्स इन रिटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स ऑफ सिग्निफिकेंस टू फ्यूचर ऑडिट्स, इनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज एंड इंस्पेक्शन। आगे जाके क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू और इंस्पेक्शन जब होंगे ना, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बहुत काम आएगा, क्योंकि जो क्वालिटी कंट्रोल टीम रहेगी, जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कर रही है, वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन यूज करके देखेगी कि इन्होंने क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए, क्या एविडेंस ऑब्टेन किए, क्या कंक्लूजन रीच किए और क्या इन्होंने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ऑडिट परफॉर्म किया या नहीं किया। तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के लिए बहुत एक सही अच्छा सोर्स है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। एंड लास्ट है इनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ एक्सटर्नल इंस्पेक्शन। अगर कोई एक्सटर्नल, कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जाके देखो कि इन्होंने बराबर ऑडिट किया या नहीं किया, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन उसमें भी हेल्प करता है। तो 3 पॉइंट एंगेजमेंट टीम के थे, एक प्लान परफॉर्म, एक सुपरवाइज एंड डायरेक्ट एंड एक अकाउंटेबल टू इट्स वर्क। 2 पॉइंट, एक क्वालिटी कंट्रोल एंड इंटरनल इंस्पेक्शन है और एक एक्सटर्नल इंस्पेक्शन है। इनमें भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बहुत हेल्प करता है। और लास्ट पॉइंट है कि फ्यूचर ऑडिट के लिए जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स है उनको रिटेन करके रखता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। नाउ 2E एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के एग्जांपल्स क्या होते हैं? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड्स ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है, चेकलिस्ट, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स। ऑडिट प्रोग्राम मतलब क्या? जो आप ऑडिट स्टार्ट होने के पहले बनाते हो, जिसमें सारे जो भी आपके एंगेजमेंट टीम मेंबर है उनको डिटेल इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि कौन से मेंबर को क्या परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्म करना है, बहुत डिटेल में लिखा जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम। चेकलिस्ट होती है कि तुमको क्या क्या, जब अगर तुम सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स देख रहे हो तो क्या क्या तुमको देखना है, अगर तुम डेटर कंफर्मेशन देख रहे हो तो क्या क्या तुमको देखना है, तो इसको बोलते हैं चेकलिस्ट। उसके बाद में समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, उसके बाद में इश्यूज मेमोरेंडा। इश्यूज मेमोरेंडा मतलब जो भी इश्यूज हमको ऑडिट के दौरान आए हैं उन सबका एक लिस्ट होता है वो। फिर एनालिसिस, जो भी आपने एनालिसिस करी है, लेटर ऑफ कंफर्मेशन एंड लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो मैनेजमेंट से आप रिप्रेजेंटेशन लेते हो, जो रिटर्न कंफर्मेशन लेते हो ट्रेड डेटर से, ट्रेड रिसीवेबल से, और करस्पॉन्डेंट कंसर्निंग सिग्निफिकेंट मैटर्स। ठीक है, करस्पॉन्डेंस मतलब ईमेल्स हो गया जो क्लाइंट और ऑडिट टीम के बीच में हो रहे हैं ना वो। तो ये सब जो अभी यहाँ पे आप सामने देख रहे हो, ये सब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या होगा। तो लास्ट बार बोल रहा हूँ, ऑडिट प्रोग्राम, चेकलिस्ट, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, इश्यूज मेमोरेंडा, एनालिसिस, कंफर्मेशन लेटर एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एंड करस्पॉन्डेंसेस। ठीक है, चलो अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। ठीक है ना। ऑडिट फाइल, ऑडिट फाइल डेफिनेशन क्या है? अब हमने देख लिया ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है ना। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज अ ब्रॉड टर्म कि आपने जो भी एविडेंस गैदर किए, जो भी कंक्लूजन रीच किए, जो भी प्रोसीजर परफॉर्म किए, उन सब का जमावड़ा मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ना। ऑडिट फाइल जो है ना वो स्पेसिफिक चीज है। वो क्या है? ऑडिट फाइल में बी डिफाइंड एज वन और मोर फोल्डर्स or other storage media in physical or electronic form containing the records that comprise the audit documentation for a specific engagement। तो ऑडिट फाइल क्या है? ऑडिट फाइल इज अ ब्रेकअप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। कि मान लीजिए अगर आप अपना लैपटॉप इमेजिन करिए और आप ऑडिटर बन के ऑडिट पे गए हैं। अब आपके लैपटॉप में अलग अलग फोल्डर होंगे कि आपने इन्वेंट्री को लेके क्या एविडेंस गैदर किया, आपने फिक्स रेट को लेके क्या एविडेंस गैदर किया, सेल्स को लेके क्या एविडेंस गैदर किया, तो वो एक आपका पास में पूरा फोल्डर होगा, राइट। तो ऑडिट फाइल इज व्हाट? ऑडिट फाइल इज वन और मोर फोल्डर और अदर स्टोरेज मीडिया in physical or electronic form containing the records that comprise the audit documentation for a specific engagement। ठीक है, now 2G क्या है? Important aspects regarding audit file। audit file को लेके important aspects क्या है?
An appropriate time limit within which to complete the assembly of the final audit file is ordinarily not more than 60 days after the date of the auditor's report. ऑडिटर रिपोर्ट के 60 डेज के अंदर, ऑडिटर रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद में 60 डेज के अंदर आपको फाइनल असेंबली करनी है पूरे ऑडिट फाइल की, कि हाँ इस स्पेसिफिक अडानी का मैं ऑडिट करने गया था, उसकी सारी फाइल्स मेरी इस लैपटॉप में इस हार्ड डिस्क में है। रिलायंस को ऑडिट करने गया था, उसकी मेरी सारी फाइल्स इस लैपटॉप में इस हार्ड डिस्क में है। ठीक है, उसके बाद में चेंजेस मे बी मेड to the audit documentation during the final assembly process if they are administrative in the nature. फाइनल असेंबली प्रोसेस में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में आप चेंजेस कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक बार जो लिख दिया वो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस होने चाहिए। लाइक स्पेलिंग गलत लिख दी, इसका इस फोल्डर में डाल दिया, बट पूरा की पूरा अगर आप एविडेंस चेंज कर रहे हो वो गलत है। द रिटेंशन पीरियड फॉर ऑडिट एंगेजमेंट्स ordinarily is no shorter than 7 years from the date of auditor's report. ऑडिटर रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद में 7 साल तक आपको उस पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो रिटेन करके रखना पड़ता है, ताकि कल जाके कोई कोर्ट केस आ जाए तो आपके पास में दिखाने के लिए रहे। ठीक है, और इफ लेटर द डेट ऑफ द ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप 7 साल के बाद तक भी रख सकते हो, लेकिन नॉर्मली 7 साल है। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या पढ़े कि 60 डेज, नॉर्मली 60 डेज के अंदर फाइनल असेंबली हो जानी चाहिए ऑडिट फाइल की। फाइनल असेंबली के दौरान आप एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस कर सकते हो, और ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद में 7 इयर्स तक नॉर्मली आपको रिटेंशन पीरियड आपका रहता है उस ऑडिट एंगेजमेंट के ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को लेके। उसके बाद में आता है 2H कंप्लीशन मेमोरेंडम। The auditor may consider it helpful to prepare and retain as a part of the audit documentation a summary. अब देखो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, अगर मैं रिलायंस को ऑडिट करने गया तो मेरा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन विल बी अराउंड 400 to 500 पेजेस, क्योंकि रिलायंस कितना बड़ा ग्रुप है ना। अब 400-500 पेजेस बाकी लोग छोड़ो, ऑडिटर खुद नहीं पढ़ने वाला है फ्यूचर में, कौन पढ़ेगा 400-500 पेजेस। तो फिर आता है कंप्लीशन मेमोरेंडम का कंसेप्ट। कंप्लीशन मेमोरेंडम बेसिकली एक समराइज डॉक्यूमेंट है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, एक समरी है बेसिकली 70-80 पेजेस का, ताकि ऑडिटर है ना कभी भी फ्यूचर में उसको रिव्यू कर पाए। तो ऑडिटर में कंसिडर इट हेल्पफुल टू प्रिपेयर एंड रिटेन एज अ पार्ट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अ समरी that describes the significant matters identified during the audit and how they were addressed. क्या क्या significant matters arise हुए थे और उनको कैसे अपने डील किया था, इसका एक समरी जो है उसको कहते हैं completion memorandum. Such a summary may facilitate effective and efficient review and inspection of the audit documentation. इस तरीके की जो समरी है ना वो फैसिलिटेट कर सकता है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू एंड इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का इफेक्टिव रिव्यू, एफिशिएंट रिव्यू एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, ये कंप्लीशन मेमोरेंडम फैसिलिटेट करता है। उसके बाद में फर्दर द प्रिवेंशन ऑफ सच अ समरी मे असिस्ट ऑडिटर्स कंसिडरेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर्स। ठीक है, अगर इस तरीके का कोई कंप्लीशन मेमोरेंडम बनेगा ना तो ऑडिटर का पूरा ध्यान रहेगा सिग्निफिकेंट मैटर के ऊपर। इट मे ऑल्सो हेल्प द ऑडिटर टू कंसिडर वेदर देयर आर इंडिविजुअल रेलेवेंट ऐसे ऑब्जेक्टिव दैट द ऑडिटर कैन नॉट अचीव दैट वुड प्रिवेंट द ऑडिटर फ्रॉम अचीविंग द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। कंप्लीशन मेमोरेंडम बनाने से एक और चीज होगा कि क्या कोई ऐसे का ऑब्जेक्टिव अपन ने मिस तो नहीं कर दिया, ये अपने को मालूम पड़ेगा, क्योंकि सारे सिग्निफिकेंट मैटर वहां पे रहेंगे। ठीक है, और उन मैटर्स को देख के अपने को समझ में आएंगे कि हमने सारे ऐसे को कंप्लाई करा या नहीं करा। तो कंप्लीशन मेमोरेंडम बनाने का फायदा बहुत ज्यादा है। नाउ 2I ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब ये सदियों से एक डिस्प्यूट चला रहा है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे हक किसका है, तो उसने वो क्लियर किया है। SQC1 जो है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल प्रोवाइड्स दैट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। किसकी प्रॉपर्टी है? ऑडिटर की प्रॉपर्टी है। ही मे एट हिज डिस्क्रिप्शन, वो चाहे तो, उसको तुम फोर्स नहीं कर सकते, वो चाहे तो मेक पोर्शंस ऑफ और एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल टू क्लाइंट। वो चाहे तो कुछ पन्ने क्लाइंट को दे सकता है, कुछ जेरोक्स मार के क्लाइंट को दे सकता है। नाउ यहाँ पे आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसे 230 खत्म हो जाता है। नाउ वी आर एट ऐसे थर्ड पॉइंट, ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस। तो ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस, ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस एक्सप्लेन्स व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑडिट एविडेंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट के दौरान ऑडिट एविडेंस में क्या क्या आएगा वो ऐसे 500 बताता है। एंड डील्स विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर्स and perform audit procedures to obtain sufficient and appropriate audit evidence to be able to draw reasonable conclusions on which to base the auditor's opinion. ठीक है, और वो ऑडिटर को हेल्प करेगा कि अच्छे तरीके से ऑडिट प्रोसीजर लगाया जाए ताकि हमको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले, जिसमें एक अच्छा कंक्लूजन बने, जिसके ऊपर अपना अच्छा ऑडिट ओपिनियन बने।
ठीक है। तो SF 500 का क्या ऑब्जेक्टिव है? SF 500 बेसिकली बताएगा कि ऑडिट एविडेंस क्या क्या होते हैं और आपको हेल्प करेगा कि आप अच्छे ऑडिट प्रोसीजर लगा पाओ। 3A डेफिनेशन, ऑडिट एविडेंस इज इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट कंक्लूजन्स। ऑडिट के दौरान जितने भी कंक्लूजन्स ऑडिटर ने रीच करे हैं, उन कंक्लूजन्स का बेस जो था, उन कंक्लूजन्स पे रीच होने के पहले जो इन्फॉर्मेशन ऑडिटर ने यूज करी है, ठीक है, उसको कहते हैं ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिट एविडेंस इज इंफॉर्मेशन विच ऑडिटर हैज यूज्ड टू ड्रॉ कंक्लूजन्स ऑन विच द ऑडिटर ओपिनियन इज बेस्ड। तो ऑडिटर ओपिनियन काय पे बेस्ड होता है? ऑडिट कंक्लूजन के ऊपर, जो कंक्लूजन को बनाता है ऑडिट के दौरान। और कंक्लूजन काय पे बेस्ड होता है? ऑडिट एविडेंस के ऊपर, ठीक है। इट इंक्लूड्स बोथ इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरलाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन। अब ऑडिट एविडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर भी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हो सकता है, और बाहर किसी से आपने कंफर्मेशन लिया, डेटा कंफर्मेशन लिया, वो भी ऑडिट एविडेंस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर टू डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स इन सच अ वे, इस तरीके से ऑडिट प्रोसीजर बनाए जाए और परफॉर्म करे जाए कि हमको सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले। ये ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, अभी सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट क्या होगा? सफिशिएंसी मींस क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, ठीक है, कि आप मान लो रिलायंस का ऑडिट कर रहे हो और आपने 5 ऑडिट एविडेंस लिए, चलेगा क्या? 5000 भी कम रहेंगे। तो इट सफिशिएंसी मतलब क्वांटिटी और एप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी, ठीक है। 3D फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिटर्स जजमेंट एज टू द सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस, ठीक है। क्या फैक्टर्स ऑडिटर के जजमेंट, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच विल अफेक्ट द ऑडिटर्स जजमेंट एज रिगार्ड्स टू सफिशिएंसी, कि ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट है या नहीं है, वो देखने के लिए क्या क्या फैक्टर्स ऑडिटर ध्यान में रखेगा। पहला है मटेरियलिटी, कि जो ऑडिट एविडेंस आपने लिए है वो मटेरियल है या ऐसे आलतू फालतू है। दूसरा है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है, कितना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है इस पर्टिकुलर एंटिटी में। एंड साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, जो ऑडिट आप कर रहे हो कितना बड़ा ऑडिट है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये 3 चीजों पर डिपेंड करेगा कि आपका ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट है या नहीं है। उसके बाद में 3E आता है मटेरियलिटी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। नाउ 6 तरीके के ऑडिट प्रोसीजर है। पहला है इंस्पेक्शन, ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो ऑडिट प्रोसीजर, यहाँ पे आप लिख दो ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर। तो ऑडिट प्रोसीजर अभी नीचे पर और पढ़ेंगे। ऑडिट प्रोसीजर क्या क्या है? एक तो इंस्पेक्शन, कि आप कोई भी चीज को इंस्पेक्ट कर रहे हो। एक है ऑब्जर्वेशन, ठीक है, आप जो भी क्लाइंट का ऑपरेशन है उसको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व कर रहे हो। एक्सटर्नल कंफर्मेशंस, बाहरी लोगों से आप पूछ रहे हो कि हमारा क्लाइंट का आपके पास पैसा है या नहीं है, या जो भी इंफॉर्मेशन आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिल रही है उससे बाहर के लोगों से आप कंफर्मेशन ले रहे हो। रीकैलकुलेशन, आप खुद से कैलकुलेट करके देख रहे हो। रीपरफॉर्मेंस, आप खुद उस पर जो क्लाइंट का ऑपरेशन है आप खुद परफॉर्म करके देख रहे हो कि वो किस तरीके से होता है और वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर, और लास्ट है इंक्वायरी। एनालिटिकल प्रोसीजर के ऊपर सेपरेट चैप्टर है, आप वहाँ पे समझोगे एनालिटिकल प्रोसीजर डिटेल में क्या होता है। और लास्ट है इंक्वायरी, ठीक है। तो ये प्रोसीजर आप रन कर लो कि ऑडिट प्रोसीजर क्या क्या होते हैं, ठीक है। चलो अभी हम लोग थर्ड पेज की तरफ चलेंगे। नाउ 3F, मोस्ट ऑफ द ऑडिटर्स वर्क। अभी ये क्वेश्चन है, बेसिकली ये एग्जाम में क्वेश्चन आपको आ सकता है। मोस्ट ऑफ द ऑडिटर्स वर्क इन फॉर्मिंग द ऑडिटर्स ओपिनियन कंसिस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एंड इवेल्युएटिंग ऑडिट एविडेंस। ऐसा सेंटेंस दे देगा और बोलेगा प्लीज एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। कि ज्यादातर ऑडिटर का काम जो है ऑडिट ओपिनियन बनाते वक्त वो है एविडेंस को गैदर करना और एविडेंस को इवेल्युएट करना। प्लीज एक्सप्लेन, तो इसमें क्या लिखोगे? ऑडिट एविडेंस इज नेसेसरी टू सपोर्ट द ऑडिटर्स ओपिनियन एंड रिपोर्ट। ऑडिट एविडेंस बहुत जरूरी है ऑडिटर के ओपिनियन को, ऑडिटर की रिपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए। इट इज क्यूमुलेटिव इन नेचर एंड इज प्राइमरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड। ऑडिट एविडेंस जो है ना वो क्यूमुलेटिव होता है, मतलब एक के बाद एक एविडेंस गैदर होते जाते हैं, जमा होते जाते हैं, ठीक है। और वो प्राइमरली ऑब्टेन्ड कैसे होते हैं? ऑडिट प्रोसीजर्स जो परफॉर्म किए उनसे। तो पहला पॉइंट क्या है कि ऑडिट एविडेंस इज नेसेसरी टू सपोर्ट द ऑडिटर्स ओपिनियन एंड रिपोर्ट। ऑडिट एविडेंस इज क्यूमुलेटिव इन नेचर एंड इज ऑब्टेन्ड प्राइमरली फ्रॉम ऑडिट प्रोसीजर्स। इन एडिशन टू अदर सोर्सेज इनसाइड एंड आउटसाइड द एंटिटी, the entity's accounting records are an important source of audit evidence. जो अदर सोर्सेज है एंटिटी के अंदर और एंटिटी के बाहर, उनके अलावा सबसे प्रोमिनेंट सोर्स क्या है? एंटिटी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स।
ऑल्सो इन्फॉर्मेशन दैट मे बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस मे हैव बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ठीक है, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट को का वर्क यूज करके भी हम लोग ऑडिट एविडेंस बना सकते हैं, इन्फॉर्मेशन बना सकते हैं जो कि ऑडिट एविडेंस के तौर पे यूज हो सकती है। ऑडिट एविडेंस कंप्राइजेस बोथ इन्फॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स एंड corroborates मैनेजमेंट असर्शन एंड एनी इन्फॉर्मेशन दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स सच असर्शंस। ठीक है, ऑडिट एविडेंस दोनों तरीके के होते हैं। एक जो मैनेजमेंट ने जो बोला है, मैनेजमेंट असर्शन मतलब मैनेजमेंट ने जो कहा है वो, यहाँ पे आप लिख दो मैनेजमेंट ने जो कहा है, ऐसे हिंदी में लिख दो यहाँ पे। ठीक है, मैनेजमेंट असर्शन वाले पॉइंट पे। तो ऑडिट एविडेंस कंप्राइजेस बोथ इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मैनेजमेंट के असर्शन को सपोर्ट करती है और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मैनेजमेंट के असर्शन को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। तो सपोर्ट करने वाली इन्फॉर्मेशन को भी ऑडिट एविडेंस बोलेंगे और कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली इन्फॉर्मेशन को भी ऑडिट एविडेंस बोलेंगे। ठीक है, तो अगर एग्जाम में ये आया क्वेश्चन तो आप हम 4 पॉइंट लिखेंगे कि ऑडिट एविडेंस सबसे प्रोमिनेंट सोर्स है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट का वर्क यूज करके भी हम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑडिट एविडेंस सपोर्ट भी कर सकता है और कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकता है मैनेजमेंट के असर्शन को। ऑडिट एविडेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसरी है ऑडिटर के ओपिनियन को और रिपोर्ट को बनाने के लिए। ऑडिट एविडेंस क्यूमुलेटिव होता है नेचर में और प्राइमरीली ऑब्टेन होता है ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करने पे। अब आता है 3G, ऑडिट प्रोसेस टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। जो हमने ऊपर पढ़े ना वही है। ऐसे कौन से ऑडिट प्रोसीजर आप लगाओगे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए? तो पहला है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल। इंस्पेक्शन क्या है? इंस्पेक्शन इज बेसिकली एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करना, उनको पढ़ना, उनको समझना। ठीक है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, चाहे वो पेपर फॉर्म में हो चाहे वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में हो, कोई भी फॉर्म में हो। ठीक है, तो इंस्पेक्शन मतलब क्या? इट इन्वॉल्व्स एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक और पेपर फॉर्म। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। नाउ एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या है? एन एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिप्रेजेंट्स ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर एज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स एज अ डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। एक्सटर्नल कंफर्मेशन मतलब क्या है? एक्सटर्नल मतलब क्या? एंटिटी के बाहर का। तो एंटिटी के बाहर की कोई भी थर्ड पार्टी से रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना उसको कहते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो एन एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिप्रेजेंट्स ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन रिटन रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या? किसी भी चीज को देखना। ऑब्जर्वेशन कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट अ प्रोसेस। क्या? लुकिंग एट अ प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय अदर्स। दूसरे व्यक्ति जो एंटिटी के अंदर है, जो प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, उनको ध्यान से देखना। रिकैलकुलेशन क्या? कंसिस्ट ऑफ चेकिंग द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द डॉक्यूमेंट। 2 + 2 4 है या 2 + 2 5 है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने को कहते हैं रिकैलकुलेशन। रीपरफॉर्मेंस मतलब रीपरफॉर्मेंस इन्वॉल्व्स द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर्स or controls that were originally performed as a part of entity's internal control. Re-performance मतलब क्या? ऑडिटर खुद से सारे प्रोसीजर्स जो एंटिटी के दूसरे लोग कर रहे हैं ना, वो खुद से सारे प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करता है, उसको कहते हैं री-परफॉर्मेंस। री-परफॉर्मेंस इन्वॉल्व्स द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर्स or controls that they were originally performed as a part of entity's internal control. एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल के तौर पे जो प्रोसीजर परफॉर्म हो रहे थे, उन प्रोसीजर को खुद से परफॉर्म करना। एनालिटिकल प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ इवेल्यूटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेड बाय अ स्टडी ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। फाइनेंशियल डेटा और नॉन फाइनेंशियल डेटा की प्लॉजिबल मतलब पॉसिबल, बेसिकली प्लॉजिबल रिलेशनशिप जो है, ठीक है, उनको स्टडी करके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करना, उसको कहते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। इसके ऊपर सेपरेट एक चैप्टर आपके पास में है। इंक्वायरी कंसिस्ट ऑफ सीकिंग इंफॉर्मेशन ऑफ नॉलेजेबल पर्सन बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल विद इन द एंटिटी एंड आउटसाइड द एंटिटी। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है कि इंफॉर्मेशन प्राप्त करना नॉलेजेबल लोगों से, चाहे वो आदमी एंटिटी का हो या एंटिटी के बाहर का हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल हो चाहे नॉन फाइनेंशियल हो। इंक्वायरीज मे रेंज फ्रॉम फॉर्मल रिटन इंक्वायरीज टू इनफॉर्मल ओरल इंक्वायरीज। इंक्वायरी फॉर्मल लिखित में भी आप कर सकते हो या आप ओरली भी कर सकते हो। इवेल्युएटिंग रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस। ठीक है, जो भी इंक्वायरी हुई है उसके रिस्पॉन्सेज को इवेल्युएट करना भी एक इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, ये बेसिकली आपके ऑडिट प्रोसीजर हो गए।
अभी इसके बाद में फैक्टर्स दैट में असिस्ट द ऑडिटर इन डिटरमाइनिंग वेदर एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर आर टू बी परफॉर्म्ड एज सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर और नॉट। अभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट द फैक्टर्स दैट में असिस्ट द ऑडिटर इन डिटरमाइनिंग वेदर एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स आर टू बी परफॉर्म्ड और नॉट। क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डिटरमाइन करने के लिए क्या फैक्टर्स ऑडिटर को असिस्ट करेंगे। तो 3 फैक्टर है। पहला कि जिससे आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांग रहे हो उस कंफर्मिंग पार्टी का नॉलेज क्या है, कंफर्मिंग पार्टी इज नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, एबिलिटी और विलिंगनेस ऑफ द इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड। अब उसके पास नॉलेज तो है लेकिन क्या उसके पास में एबिलिटी और विलिंगनेस है, क्या वो तैयार है रिस्पॉन्ड करने के लिए। और थर्ड है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी, उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है, वो झूठ बोलेगा या सच बोलेगा, उसकी क्या गारंटी है। ये 3 फैक्टर्स है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में 3I फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिटर जजमेंट एज टू सफिशिएंसी ऑफ द ऑडिटर ऑफ द ऑडिट एविडेंस। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि क्या ऐसे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करेंगे ये जज करने में कि ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट है या नहीं है। उस हमने 3 चीज पढ़ी थी, मटेरियलिटी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। अब उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। Significance of classes of transactions, account balances and presentation and disclosures to the users of the financial statements। जो भी क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन है, क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब क्या, P&L, ट्रांजेक्शन मतलब क्या, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, जितने भी ट्रांजेक्शन कंपनी में हुए हैं उसको कहते हैं क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन। दिस आर नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अकाउंट बैलेंस मतलब क्या, बैलेंस शीट। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर मतलब क्या, जो बैलेंस शीट के अंदर एनुअल रिपोर्ट के अंदर आप प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर करते हो एज अ पार्ट ऑफ नोट्स। तो इन सब का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जज करने में कि ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट हो गए या नहीं हो गए। लेस एविडेंस वुड बी रिक्वायर्ड इन केस असर्शंस आर लेस मटेरियल। कम एविडेंस लगेंगे अगर असर्शंस कम मटेरियल है तो, ठीक है। तो मटेरियलिटी आप समझ गए। अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में डिफाइंड एज द रिस्क दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू ऑडिट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि ऑडिट चालू करने के पहले क्या रिस्क है कि ऑडिट चालू करने के पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड होंगे, ठीक है। इनहेरेंट रिस्क, इनहेरेंट रिस्क क्या होता है मैंने आपको ऊपर समझा दिया। कंट्रोल रिस्क क्या होता है मैंने आपको ऊपर समझा दिया, ठीक है। ये आपको चैप्टर 4 में वैसे बेसिकली समझेगा, ठीक है। चैप्टर 3 के पहले चैप्टर 4 का रिकॉर्डिंग हुआ, इसके लिए मैंने बोला ऊपर समझा दिया, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। इनहेरेंट रिस्क मतलब क्या है, इनहेरेंट रिस्क इज द ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन। ससेप्टेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, ठीक है। द ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन टू अ मिसस्टेटमेंट, ठीक है, दैट कुड बी मटेरियल बिफोर कंसिडरेशन ऑफ एनी कंट्रोल्स, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल को कंसीडर करने के पहले, ठीक है, क्या ससेप्टेबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है कि एक असर्शन मिसस्टेटेड होगा, एक असर्शन मिसस्टेटेड होगा, उसको कहते हैं इनहेरेंट रिस्क। कि उसका इनहेरेंट नेचर ही ऐसा है, जैसे कंटीजेंट लायबिलिटी है, इनहेरेंट नेचर ऐसा है कि उसमें कुछ ना कुछ मिसस्टेटमेंट हो सकता है, बिकॉज कंटीजेंट लायबिलिटी टोटली मैनेजमेंट कंट्रोल करता है, ठीक है। कंट्रोल रिस्क, द रिस्क दैट अ मिसस्टेटमेंट विल नॉट बी प्रिवेंटेड और डिटेक्टेड बाय द कंपनीज इंटरनल कंट्रोल। कंपनी के इंटरनल कंट्रोल के बावजूद भी कोई मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं होगा या प्रिवेंट नहीं होगा, इस रिस्क को कहते हैं कंट्रोल रिस्क, ठीक है। तो ये हो गया रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन मतलब इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में कितने आइटम्स इंक्लूडेड है उस वो बेसिकली वो बताता है। लेस एविडेंस वुड बी रिक्वायर्ड इन केसेस ऑफ स्मॉलर एंड मोर होमोजेनियस पॉपुलेशन। होमोजेनियस मतलब सिमिलर, ठीक है, एक जैसे। तो ये बेसिकली फैक्टर्स हो गए जो आपके जजमेंट को अफेक्ट करेंगे। Now 3J matters the auditor may consider in determining the extent of test of controls include the following, ठीक है। कितने एक्सटेंट तक आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना है वो आप कैसे डिसाइड करोगे, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि स्टेट द मैटर्स द ऑडिटर मे कंसिडर इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स टू बी परफॉर्म्ड। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या होता है कि एंटिटी के जो इंटरनल कंट्रोल होते हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे और इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसको कहते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, ठीक है। अब वो क्या मैटर्स है, पहला है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल बाय द एंटिटी, कितने फ्रीक्वेंटली इंटरनल कंट्रोल्स को एंटिटी परफॉर्म करता है। द लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड दैट द ऑडिटर इज रिलाइंग ऑन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, कितने समय के लिए ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर रिलाई कर रहा है।
कि भाई पूरे साल भर इंटरनल कंट्रोल्स काम कर रहे हैं ऐसा ऑडिटर सोच रहा है क्या, कि सिर्फ 1 महीना काम कर रहे हैं ऐसा ऑडिटर सोच रहा है क्या, कितने समय के लिए ऑडिटर सोच रहा है कि इंटरनल कंट्रोल काम कर रहे हैं। जितने ज्यादा समय के लिए उसको लग रहा है कि इंटरनल कंट्रोल काम कर रहे हैं उतना ही ज्यादा उसको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना पड़ेगा, क्योंकि अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में पाया गया कि इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है तो आपको बहुत सारे ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे मिसस्टेटमेंट हो चुके होंगे जो इंटरनल कंट्रोल ने डिटेक्ट नहीं किए। The length of time during the audit period that the auditor is relying on the operating effectiveness of the control, ठीक है, कितने समय के लिए ऑडिटर रिलाई कर रहा है ऑन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल। थर्ड है द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन फ्रॉम अ कंट्रोल, कितना रेट ऑफ डेविएशन वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंटरनल कंट्रोल इस तरीके से काम करने चाहिए थे लेकिन एक्चुअली इस तरीके से काम कर रहे हैं, ये कितना डेविएशन उसको एक्सपेक्टेशन है कि इतना डेविएशन होगा, ठीक है। द रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस टू बी ऑब्टेन्ड रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल, द रेलेवेंस एंड द रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस, ठीक है, क्या रेलेवेंस रहेगा और क्या रिलायबिलिटी रहेगी ऑडिट एविडेंस की जो आपने ऑब्टेन किया है इन रिगार्ड्स टू ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको 5 मैटर्स है जो इंपॉर्टेंट है कि आपको कितने एक्सटेंट तक टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाने हैं। पहला द फ्रीक्वेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल, कितने फ्रीक्वेंटली कंट्रोल परफॉर्म हो रहे हैं, द लेंथ ऑफ टाइम द ऑडिटर इज रिलाइंग ऑन द ऑपरेटिंग इफेक्ट ऑफ द कंट्रोल, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन ऑफ द कंट्रोल, ठीक है, द रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस टू बी ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल, ठीक है। ये 4 मैटर्स इंपॉर्टेंट है। अभी 3K क्या आता है, डिटरमाइनिंग यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल इन प्रीवियस ऑडिट शैल कंसीडर बिलो पॉइंट्स, ठीक है। अभी आपको पिछले जो ऑडिट्स हुए हैं, पिछले सालों के जो ऑडिट्स हुए हैं उसमें भी आप इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस का ऑडिट हुआ होगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हुआ होगा, तो उसको आप कैसे यूज करोगे वो यहाँ पे बता रहा है। पहला द इफेक्टिवनेस ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल के दूसरे जो एलिमेंट्स है उनकी इफेक्टिवनेस क्या है, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या रिस्क अराइज हो रहा है, इफेक्टिवनेस ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल्स, जो जनरल आईटी कंट्रोल्स है उनकी इफेक्टिवनेस क्या है, वेदर द लैक ऑफ अ चेंज इन पर्टिकुलर कंट्रोल possesses a risk due to changing circumstances, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि इंटरनल कंट्रोल को बहुत समय से चेंज नहीं किया, बहुत समय से उसमें कुछ भी अमेंडमेंट नहीं करे, ठीक है, तो क्या उसमें कोई रिस्क है क्या, क्योंकि सिचुएशंस तो डे बाय डे चेंज होती है ना, कोविड आ गया, कोविड के बाद में सब कुछ नॉर्मल भी हो गया, तो सिचुएशन जो है वो डे टू डे चेंज हो रही है, तो क्या इंटरनल कंट्रोल ने भी चेंज किए हैं क्या, और नहीं किए तो उसको क्या रिस्क है, वेदर लैक ऑफ चेंज इन अ पर्टिकुलर कंट्रोल possesses a risk due to changing circumstances, risk of material misstatement and the extent of the reliance on the control, material misstatement का कितना रिस्क है और कितने एक्सटेंट तक कंट्रोल पे रिलाय करा जा सकता है, ठीक है। ये पॉइंट्स अगर आपने प्रीवियस ईयर के ऑडिट रिपोर्ट्स देखे तो उसमें से आप ये पॉइंट्स जो है इंटरनल कंट्रोल को लेके उठाओगे। चलो तो ये पॉइंट आपका हो गया। The following chart illustrates different audit procedures, ठीक है। अब क्या है ऑडिट प्रोसीजर, पहला ऑडिट प्रोसीजर क्या है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, क्या है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ये हम लोग ऑडिट स्टार्ट होने के पहले लगाते हैं कि कितना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। दूसरा है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर देखने के बाद में हम लोग देखते हैं कि कौन सी एरियाज पे हमको ज्यादा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे, ज्यादा सब्सटेंशियल ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे और कौन सी एरिया में कम लगाने पड़ेंगे। जिस एरिया में ज्यादा रिस्क निकला उस एरिया में ज्यादा प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे, जिस एरिया में कम रिस्क निकला उस एरिया में कम रिस्क लगाने पड़ेंगे। नाउ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और एक होता है सब्सटेंशियल प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इज फॉर टेस्टिंग द इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ द एंटिटी वेदर द इंटरनल कंट्रोल आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। सब्सटेंशियल प्रोसीजर इज ऑल द प्रोसीजर लाइक टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ठीक है, लाइक टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ डिटेल्स मतलब क्या कि हर एक ट्रांजैक्शन को डॉक्यूमेंट से चेक करना, एकदम डिटेल में जाके हर चीज को चेक करना, हर बैलेंस को चेक करना, बैलेंस कंफर्मेशन मंगाना, सब करना। और एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब क्या, एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल डेटा की प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स का कंपैरिजन करना, ठीक है, कि इस साल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस इतना है तो अगले साल कितना है, उनको कंपेयर करके जो भी आपको अनरीजनेबल वेरिएशन दिख रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। अभी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, risk assessment procedure refers to the audit procedure performed to obtain an understanding of the entity and its environment. risk assessment procedure मतलब ऐसे audit procedure जो perform किए ऑडिटर ने entity को समझने के लिए और इसके environment को समझने के लिए, including the entity's internal control,
टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ताकि ऑडिटर आइडेंटिफाई और असेस कर पाए क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एट द असर्शन लेवल। एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल देखने का, और असर्शन लेवल मतलब क्या इंडिविजुअल आइटम्स को देखने का। ठीक है, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है? ऐसे प्रोसीजर जो ऑडिटर ने लगाए हैं एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करने के लिए, उसके एनवायरनमेंट को समझने के लिए, उसके इंटरनल कंट्रोल को समझने के लिए, ताकि ऑडिटर ये समझ पाए कि कितना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। उसके बाद में आता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कंप्राइज ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टेस्ट सब्सटेंशियल प्रोसीजर। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में बी डिफाइंड एज एन ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन्ड टू इवैल्यूएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स मतलब ऐसा ऑडिट प्रोसीजर जो कि डिजाइन किया गया है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करने के लिए। ठीक है, इन कि वो कितने सक्षम है प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल। असर्शन लेवल पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट करने के लिए कितने वो सक्षम है वो देखने के लिए, उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देखने के लिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाया जाता है। सब्सटेंशियल प्रोसीजर में बी डिफाइंड एज एन ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन्ड टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल। सब्सटेंशियल प्रोसीजर एक ऐसे प्रोसीजर होते हैं जिनको लगाया जाता है ताकि वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट कर पाए असर्शन लेवल पे। ठीक है, चलो नाउ ये बार बार असर्शन ये असर्शन है क्या? ठीक है, वो देखते हैं। तो मैंने बताया असर्शन मतलब क्या कि अगर मान लीजिए बैलेंस शीट है, अगर आपके सामने एक बैलेंस शीट ओपन है, ये बैलेंस शीट है मान लो, और यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखा हुआ है, और वो लिखा हुआ से 1000 करोड़। ठीक है, बस इतना बैलेंस शीट में लिखा होता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और 1000 करोड़ बैलेंस शीट में इतना ही लिखा होता है। लेकिन इसको भी हम लोग असर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? असर्शन। बिकॉज इसका मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट पूरी दुनिया को बोल रहा है कि हमारे पास में 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, और हमने सारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिकॉर्ड कर लिए, और हमारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सही अमाउंट पे वैल्यूड है। तो सिर्फ ये इतना सा लिखने से बहुत सारी चीज मैनेजमेंट कन्वे करता है, इसको कहते हैं असर्शन। तो हर एक चीज जो बैलेंस शीट में, P&L में या कहीं पे भी लिखी है उसको कहते हैं असर्शन। या मैनेजमेंट ने ओरली बोली है उसको भी असर्शन कहेंगे, या मैनेजमेंट ने रिटन रिप्रेजेंटेशन दिया है उसको भी असर्शन कहेंगे। तो मैनेजमेंट के मुंह से निकली हुई जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको असर्शन कहा जाता है। ठीक है, चलो अभी representations by management that are embodied in the financial statements। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो embodied है, embodied मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है, जैसे कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स, ये वो। तो representations by the management that are embodied in the financial statements to consider different types of potential misstatements। ठीक है, अलग अलग तरीके के potential misstatement कंसीडर करने के लिए। असर्शन का डेफिनेशन आपको कोई नहीं पूछेगा, ये इसके लिए डाला हुआ है ताकि आपको समझे असर्शन होता क्या है। असर्शंस, अभी असर्शंस मतलब क्या? असर्शंस का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है असर्शंस का स्टेटमेंट। क्या है? स्टेटमेंट। assertions मतलब representations oblique statements made by the management. Now assertions used by the auditor to consider the different types of potential misstatements. ठीक है, अलग अलग तरीके के potential misstatement को consider करने के लिए assertions किस तरीके से ऑडिटर यूज करता है. अगर हम क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात करें मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अकाउंट बैलेंसेस की बात करें मतलब बैलेंस शीट, ठीक है, और प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर तो आपको पता ही है, नोट्स टू अकाउंट्स, बेसिकली नोट्स टू अकाउंट्स. ठीक है, तो क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस में क्या पहला असर्शन क्या है, नंबर 1 क्या है, ऑकरेंस. ठीक है, ऑकरेंस मतलब कि ये ट्रांजैक्शन एक्चुअली ऑकर हुआ है तो उसको कहते हैं ऑकरेंस असर्शन. क्या कहते हैं, ऑकरेंस असर्शन. कि अगर P&L में लिखा है ट्रांसपोर्टेशन 500 करोड़, मतलब मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि 500 करोड़ का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमको लगा है. कंप्लीटनेस मतलब मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि ये 500 करोड़ का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ये कंप्लीट है और ये सारा कॉस्ट इसमें आ गया, कोई भी इसमें हिडन कॉस्ट नहीं है, सारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको हमने P&L में दिखा दिया. थर्ड, एक्यूरेसी, कि ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है ये सही अमाउंट पे हमने दिखाया है, ऐसा नहीं है कि 500 करोड़ का 550 करोड़ है, जो अमाउंट है हमने वही दिखाया है. कट ऑफ मतलब कि सारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो इस 31 मार्च का ही है, अगले साल का नहीं है, जो इस साल का है वो इस साल दिखाया है.
और लास्ट है क्लासिफिकेशन कॉस्ट। ये जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का 500 करोड़ है, ये ट्रांसपोर्टेशन को ही बिलोंग करता है, दूसरे कोई ट्रांजेक्शन को बिलोंग नहीं करता है, इसके लिए इसको ट्रांसपोर्टेशन में दिखाया है। नाउ व्हेन इट कम्स टू अकाउंट बैलेंसेस, पहला आता है एग्जिस्टेंस, कि ये जो बैलेंस आप बैलेंस शीट में देख रहे हो ये एग्जिस्ट करता है, ये फर्जी नहीं है, ये एग्जिस्ट करता है। सेकेंड है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन मतलब कि ये जो बैलेंस बैलेंस शीट में आप देख रहे हो ये बैलेंस पे हमारा पूरा हक है, ठीक है। थर्ड है कंप्लीटनेस, जितना भी आप बैलेंस शीट में देख रहे हो ये कंप्लीट है, कुछ भी छूटा नहीं है। और फोर्थ है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मतलब जो अमाउंट पे आप ये बैलेंस शीट में हमने लिखा है ये वैल्यू सही है एज पर अकाउंटिंग पॉलिसी। नोट्स टू प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर में क्या आएगा, अकरेंस एंड राइट्स ऑफ ऑब्लिगेशन, ठीक है, कि ये जो डिस्क्लोजर है ये अकर हुआ है और इस पे हमारा ऑब्लिगेशन है या हमारा राइट है। दूसरा कंप्लीटनेस, पता है कंप्लीटनेस क्या है। तीसरा क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, कि ये जो नोट्स टू अकाउंट्स है ये प्रॉपर्ली क्लासिफाइड है एज पर अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। और फोर्थ है एक्यूरेसी या फिर वैल्यूएशन, ठीक है, कि ये प्रॉपर अमाउंट में वैल्यू कर रखा है। अब टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑडिट एविडेंस तीन तरीके के होते हैं। एक होता है विजुअल, ठीक है, एक होता है ओरल, एक होता है डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री मतलब जो हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट आपके पास में है। ओरल मतलब मैनेजमेंट ने या किसी ने इंक्वायरी के टाइम पे ओरली बोला है। विजुअल मतलब ऑडिटर ने खुद ने उसको ऑब्जर्व किया है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन सोर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ऑडिट एविडेंस आपको इंटरनल सोर्सेज से मिल सकता है, कंपनी के एम्प्लॉय, कंपनी का मैनेजमेंट। एक्सटर्नल सोर्स से मिल सकता है, मतलब आप बैलेंस कंफर्मेशन मंगा रहे हो, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड डेटर से आप कंफर्मेशन मंगा रहे हो, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ एविडेंस हो गए। अभी आता है रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। रेलेवेंस डील्स विद द लॉजिकल कनेक्शन विद द पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर एंड द असर्शन अंडर कंसिडरेशन। मतलब जिस चीज का ऑडिट कर रहे हो, मतलब आप रिलायंस का ऑडिट कर रहे हो, अब रिलायंस में आप स्पेसिफिकली टेलीकॉम चार्जेस का ऑडिट कर रहे हो, तो जिस पर्टिकुलर चीज का ऑडिट कर रहे हो उस पर्टिकुलर चीज के लिए वो ऑडिट एविडेंस रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। ऑडिट एविडेंस तो है लेकिन अगर वो रेलेवेंस नहीं है, उसका कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है तो वो कुछ काम का नहीं है। एंड रिलायबिलिटी मतलब उसका सोर्स क्या है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, ठीक है, किसी ने आपको झूठ तो नहीं बोल के किया। तो रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स सोर्स, कि कौन से सोर्स से आपको वो ऑडिट एविडेंस मिला है और उसका नेचर, ठीक है। रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इंक्रीजेस, किन कंडीशंस में ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है। रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इंक्रीजेस व्हेन ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्सेज। जब आपने इंडिपेंडेंट सोर्सेज से ऑडिट एविडेंस लिया तो उसकी रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। रिलेटेड कंट्रोल्स आर इफेक्टिव, ठीक है, जो जैसे आपने ऑडिट एविडेंस प्राप्त किया उस सिस्टम में जो इंटरनल कंट्रोल्स थे वो काफी इफेक्टिव थे। अगर वो इफेक्टिव थे तो वो ऑडिट एविडेंस भी काफी इफेक्टिव और काफी ट्रांसपेरेंट होगा। ऑब्टेन डायरेक्टली बाय द ऑडिटर, ऑडिट एविडेंस जो डायरेक्टली ऑडिटर ने ऑब्टेन किया है वो ज्यादा रिलायबिलिटी के होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी मीडिएटर इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने चेंज कर दी ऑडिटर तक पहुंचने के पहले, क्योंकि ऑडिटर ने डायरेक्टली ली है तो वो बहुत ट्रांसपेरेंट होगी। ऑब्टेन्ड इन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म, ओरली नहीं है आपके पास में, रिटन फॉर्म में, लिखित में है, तो कभी भी आप फ्यूचर में जाके वो ऑडिट एविडेंस को प्रूव कर सकते हो। प्रोवाइडेड बाय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और आपके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है तो आप थोड़ा ज्यादा ऑथेंटिकेटेड होता है। तो ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी कब इंक्रीज होती है? जब वो इंडिपेंडेंट सोर्स से ऑब्टेन्ड हुआ, ठीक है, जब ऑडिटर ने डायरेक्टली लिया, आपके पास में रिटन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है, आपके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है और रिलेटेड कंट्रोल्स जो है वो इफेक्टिव है। अब आता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ऐसे 580। नाउ वी आर एट नेक्स्ट ऐसे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट, अपन मैनेजमेंट से स्टेटमेंट लेते हैं कि भाई हमको ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो, कि हमको ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो। जहां पे भी ऑडिटर को सेकंड डाउट है, जहाँ पे ऑडिटर को कुछ डावाडोल लग रहा है, वहां पे वो मैनेजमेंट से लिखित में एक स्टेटमेंट ले लेता है ताकि फ्यूचर में जाके वो बता सके देखो मैनेजमेंट में हमको राइटिंग में ये लिख के दिया था तो हमने इस पे बिलीव किया। बट रिटर्न आपने सिर्फ मैनेजमेंट से अगर आप स्टेटमेंट लेते जाओगे तो आपने क्या ऑडिट किया? तो आपको हर चीज के लिए मैनेजमेंट से स्टेटमेंट नहीं लेना है, आपको खुद को तो ऑडिट लगाना ही है, खुद को तो ऑडिट प्रोसीजर लगाना ही है, खुद को तो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना ही है। लेकिन अगर वो ऑडिट एविडेंस आपको कम लग रहे हैं या डाइसी लग रहे हैं या कुछ कंफ्यूजन है, तब वहां पे आप मैनेजमेंट का स्टेटमेंट ले लो। टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट नंबर 1 टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस, ठीक है, जो दूसरे ऑडिट एविडेंस आपको मिले हैं खुद के ऑडिट प्रोसीजर लगा के उनको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स, इसको कहते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट टू सपोर्ट अदर एविडेंस प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स।
Now, objective of the auditor regarding written representation, to obtain written representation, ठीक है, to support other evidence, to respond appropriately, ठीक है। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि दूसरे एविडेंस जो ऑडिटर ने प्राप्त किए हैं उनको सपोर्ट करने के लिए उसको रिटन रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है, और उसको रिटन रिप्रेजेंटेशन को प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड करना है, ये भी उसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू रिटन रिप्रेजेंटेशन, मतलब ऐसे 580 को लेके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। रिटन रिप्रेजेंट पहला, रिटन रिप्रेजेंटेशन डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन देयर ओन अबाउट एनी ऑफ द मैटर्स विथ विच दे डील। उसने पहले ही बोल दिया कि भैया सिर्फ रिटन रिप्रेजेंटेशन लोगे तो काफी नहीं होगा, बहुत इशू आएगा और आप पे कोर्ट केस भी हो सकता है। तो सिर्फ रिटन रिप्रेजेंटेशन से नहीं चलेगा, आपको खुद के ऑडिट एविडेंस गैदर करने हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए आप रिटन रिप्रेजेंटेशन लोगे। तो रिटन रिप्रेजेंटेशन अपने आप में डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन देयर ओन अबाउट एनी मैटर विथ विच दे डील, ठीक है। सेकंड है द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट, ऑडिटर को मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि हमको रिटन रिप्रेजेंटेशन दे दो। थर्ड है द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट the management to provide written representation that it has fulfilled its responsibility for the preparation of the financial statements। एक written representation हर ऑडिटर कंपलसरी लेता है फ्रॉम द मैनेजमेंट, कंपलसरी, चाहे वो कोई भी कंपनी की ना हो। और उसमें क्या लिखा होता है कि मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाया है, मतलब मैनेजमेंट ने एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया है। तो ये एक रिटन रिप्रेजेंटेशन कंपलसरी हर एक ऑडिटर चाहे वो कोई भी स्टेट में क्यों ना हो वो लेगा ही लेगा। द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू प्रोवाइड रिटन रिप्रेजेंटेशन दैट इट हैज फुलफिल्ड इट्स रिस्पांसिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद में आता है ऑडिट एविडेंस। फोर्थ, audit evidence obtained during the audit that management has fulfilled its responsibilities is not sufficient. Auditor has to obtain confirmation from management about the same, ठीक है। जो भी ऑडिट एविडेंस ऑडिटर ने ऑब्टेन किए हैं ड्यूरिंग द ऑडिट, ठीक है, कि मैनेजमेंट ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा किया है नहीं किया, उसको लेके ऑडिटर खुद तो ऑडिट एविडेंस मांगेगा, लेकिन ऑडिटर को मैनेजमेंट से कंफर्मेशन भी लेना है कि भैया आपने आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी किया है कि नहीं किया। सर पॉइंट नंबर 3 और 4 में क्या डिफरेंस है? 3 में वो स्पेसिफिकली प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके ही बात कर रहा है, लेकिन मैनेजमेंट की और भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जैसे कि इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट करना चाहिए, ठीक है, एथिकल वैल्यूज को ऑब्टेन करना चाहिए। तो ये जितनी भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए कंफर्मेशन आपको लेना है कि मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल किया है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो ऑडिटर को कंफर्मेशन लेना है मैनेजमेंट से कि उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल किया है नहीं किया, ठीक है। तो उसको ऑडिट एविडेंस तो ऑब्टेन करना ही है, लेकिन कंफर्मेशन भी लेना है। उसके बाद में द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू प्रोवाइड रिटन रिप्रेजेंटेशन दैट इट हैज प्रोवाइडेड द ऑडिटर विद ऑल रेलेवेंट। तो अभी तक हमने क्या देखा, एक तो पहला रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या लेगा वो कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपर्ली प्रिपेयर किया है। दूसरा रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या ले रहा है कि जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है वो मैनेजमेंट ने प्रॉपर्ली फुलफिल करी है। तीसरा रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या ले रहा है, वो ये ले रहा है, ठीक है। इसमें क्या ले रहा है, द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू प्रोवाइड रिटन रिप्रेजेंटेशन दैट इट हैज प्रोवाइडेड द ऑडिटर विद ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस एज एग्रीड इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स के हिसाब से जो भी उसको एक्सेस चाहिए थे, जो भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, वो सारी मैनेजमेंट ने ऑडिटर को प्रोवाइड करी है। एंड ऑल ट्रांजेक्शंस हैव बीन रिकॉर्डेड एंड आर रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सारे ट्रांजेक्शंस जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। The date of written representation should not be after the date of auditor's report on the financial statement। जो भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आप मैनेजमेंट से ले रहे हो उसकी जो डेट्स है, ठीक है, वो ऑडिट रिपोर्ट की बात की नहीं हो सकती। द रिटन रिप्रेजेंटेशन शैल बी इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेटर एड्रेस्ड टू द ऑडिटर। इट शुड, वो है ना, ऑडिटर को एड्रेस करके होना चाहिए, लाइक टू द ऑडिटर ऑफ सो एंड सो कंपनी, और फिर आपका वो लेटर चालू होना चाहिए। इफ द ऑडिटर हैज कंसर्न अबाउट द कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यूज और डिलीजेंस ऑफ मैनेजमेंट, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ सच कंसर्न्स ऑन द ऑडिट एविडेंस। अगर ऑडिटर को जरा भी शक है कि ये मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं है, करप्ट है, बदमाश है, ठीक है, तो ऑडिटर को देखना चाहिए कि जो बाकी ऑडिट एविडेंस ऑडिटर ऑब्टेन कर रहा है उस पे इसका क्या इम्पैक्ट है। इफ मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड one or more of the requested representation,
अगर अब ऐसा होता है कि ऑडिटर ने इतने सारे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगे लेकिन मैनेजमेंट ने प्रोवाइड नहीं करे, तो ऑडिटर को के पास में क्या ऑप्शन है? पहला है डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट, डिस्कस कर लो, री इवेल्युएट द इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी को फिर से इवेल्युएट कर लो, एंड इवेल्युएट द इफेक्ट दैट दिस मे हैव ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस इन जनरल, और इसका ऑडिट एविडेंस पे क्या इंपैक्ट हो सकता है, क्या इफेक्ट हो सकता है, और जो रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट ने दिए हैं उन पे उनकी रिलायबिलिटी पे क्या इंपैक्ट हो सकता है वो देख लो, and take appropriate actions including determining the possible effect on the opinion in the auditor's report in accordance with SS 705। SS 705 के हिसाब से ओपिनियन को फिर क्या करना है, मॉडिफाई करना है, क्या करना है वो भी आप देख लो, क्योंकि मैनेजमेंट तो आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है। तो ये तीन चीजें उसके पास में है इफ मैनेजमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग वन और मोर रिक्वेस्टेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट ऐसे 501 ऑडिट एविडेंस। स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स, कुछ ऐसे स्पेसिफिक आइटम्स है जिनके लिए आईसीआई ने एक सेपरेट ऐसे बनाया है कि उनके ऑडिट एविडेंस कैसे गैदर करने हैं। ठीक है, अभी हमें ऐसे 501 के ऊपर ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशंस फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। ठीक है, ऐसे 501 डील्स विद स्पेसिफिक considerations by the auditor in obtaining sufficient and appropriate audit evidence with respect to certain aspects of। अभी मैंने कहा था कि कुछ स्पेसिफिक आइटम्स है जिसको लेके ऐसे बनाया है कि इन स्पेसिफिक आइटम्स को ऑडिट करने के दौरान कैसे ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं, कैसे ऑडिट एविडेंस निकालने हैं। अब वो स्पेसिफिक आइटम्स कौन से हैं? एक है इन्वेंट्री, एक है लिटिगेशन और एक है क्लेम्स। ठीक है, ये जो तीन चीजें है इसको लेके SS 501 बना है कि जब आप इन्वेंट्री का ऑडिट करोगे तो ऑडिट एविडेंस कैसे ऑब्टेन करोगे, लिटिगेशन को ऑडिट करोगे तो ऑडिट एविडेंस कैसे ऑब्टेन करोगे, और क्लेम्स को ऑडिट करोगे तो ऑडिट एविडेंस कैसे ऑब्टेन करोगे। ठीक है, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन को ऑडिट करोगे तो कैसे ऑडिट करोगे। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। सो पहला है ऑब्जेक्टिव। Objective same है to obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding the existence and condition of inventory। क्या ऑब्जेक्टिव है कि इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है और अच्छे कंडीशन में है। ठीक है, दूसरा है कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन, जितनी भी कंपनी के अगेंस्ट केसेस चालू है कोर्ट में वो सारे के सारे जो है मैनेजमेंट ने डिस्प्ले करे हैं, एंड क्लेम्स, जितने भी क्लेम्स इनके अगेंस्ट है, कंपनी के अगेंस्ट है, उसमें सारे जो क्लेम्स है वो कंपनी ने डिस्क्लोज किए है। अभी सर लिटिगेशन और क्लेम का मतलब क्या है? क्लेम मतलब कि अभी तक चीज कोर्ट में नहीं गई है। ठीक है, सिर्फ जो कस्टमर है या जो भी पार्टी है उसने कंपनी को बोल रखा है कि मेरे को आपसे इतना पैसा लेना है, लेकिन अभी तक ये लोग कोर्ट में नहीं गए, और लिटिगेशन मतलब अब ये लोग कोर्ट में जाके फाइट कर रहे हैं। थर्ड है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। जो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन है, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन आपने एडवांस अकाउंट्स में पढ़ा होगा AS 17 AS पे। ठीक है, जिसमें सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया है कि कंपनी की, अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ ITC की, तो ITC का सिगरेट वाला जो सेक्शन है वो अलग है ना, बिस्किट्स वाला सेक्शन अलग है, ये अलग है। तो ये अलग अलग सेगमेंट जो है उनका प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर कैसा करना है वो आपको यहाँ पे जो है मालूम पड़ेगा। तो बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव है? एक तो एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स, एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। नाउ 5B इन्वेंट्री, व्हेन इन्वेंट्री इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी कुछ कंपनी होती है जहाँ पे इन्वेंट्री इतना मटेरियल आइटम नहीं होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। सर ऐसा कैसा पॉसिबल है? अब मान लीजिए कोई क्रैकर्स की कंपनी है या कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पे इन्वेंट्री बहुत कम क्वांटिटी में होल्ड किया जाता है। ठीक है, तो वहां पे उनका डेटर क्रेडिटर का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है लेकिन इन्वेंट्री इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो वो बोलते हैं उस केसेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेंट्री मटेरियल नहीं माना जाता है। लेकिन कुछ कंपनीज है जहाँ पे इन्वेंट्री बहुत मटेरियल होता है। ऐसी कंपनीज का एग्जांपल मैं आपको दूं तो BPCL हो गया, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल हो गया, है ना, रिलायंस हो गया। इन लोगों के पास में ऑयल की इन्वेंट्री है, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है, भारी भरकम अमाउंट उसका होता है, तो वो जो अमाउंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए मटेरियल हो जाता है। तो व्हेन इन्वेंट्री इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, the auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and condition of inventory by। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्टली मुद्दे की बात पे आ गए कि इन्वेंट्री का ऑडिट करने जा रहे हैं, तो क्या ऑडिट प्रोसीजर हमको लगाने हैं। तो पहला है अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। जो फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग आपको पता है मैनेजमेंट को करना पड़ता है हर साल। फिजिकल इन्वेंट्री की आपके कंप्यूटर में, आपके टैली में, आपके SAP में, आपके सॉफ्टवेयर में दिख रहा है कि आपके पास में 100 kg का इन्वेंट्री है। फिजिकली आपके पास में 100 kg का इन्वेंट्री है या नहीं है उसको चेक करने के लिए बोलता है फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। तो अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, तो जब ये फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग मैनेजमेंट कर रहा है तो ऑडिटर को वहाँ पे प्रेजेंट रहना चाहिए। जब मैनेजमेंट ये कर रहा है तो ऑडिटर को वहाँ पे प्रेजेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ऑडिटर वहाँ पे प्रेजेंट रहे। अभी कुछ सिनेरियो उन्होंने दिए हैं कि जहाँ पे इनप्रैक्टिकेबल होगा उसका अटेंड करना।
ठीक है, कुछ कुछ ऐसे सिनेरियोज स्टडी मटेरियल में दिए हैं कि जहाँ पे फिजिकल इन्वेंट्री अटेंड करना ऑडिटर के लिए इम्प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि उसको फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग में प्रेजेंट रहना है, अटेंडेंस खुद की रहना है, वो खुद प्रेजेंट रहना है, फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग हो रहा है। अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल टू इवेल्युएट द मैनेजमेंट। अभी अटेंडेंस, अभी आप फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग चल रही है, आप वहां पे खड़े हो एज ऑडिटर, आपको क्या क्या देखना है। पहला, इवेल्युएट मैनेजमेंट्स इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स ऑफ द एंटिटीज फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। एंटिटी की जो फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग है ना, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये देखो कि मैनेजमेंट ने क्या इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, मैनेजमेंट ने क्या प्रोसीजर बता रखी है, ठीक है, वो आपको इवेल्युएट करना चाहिए। तो पहला चीज क्या इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट द मैनेजमेंट्स इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स ऑफ एंटिटीज फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। थर्ड, सेकंड है ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट्स काउंट प्रोसीजर। जो मैनेजमेंट ने बता रखे जो कि किस तरीके से आपको इन्वेंट्री काउंटिंग करनी है, तो मैनेजमेंट के जो काउंट प्रोसीजर है जो परफॉर्म कर रहा है ना, बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे जो बैठ के गिन रहे होंगे, आप ऑब्जर्व करो कि वो किस तरीके से गिन रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट्स काउंट प्रोसीजर। थर्ड है इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री को जाके हाथ लगा के देख लो कि बराबर है या नहीं है, और परफॉर्म टेस्ट काउंट्स, आप खुद टेस्ट काउंट्स परफॉर्म करो, टेस्टिंग बेसिस पे काउंट्स परफॉर्म करो। तो चार चीजें हैं, ठीक है, जो आप इन्वेंट्री काउंटिंग के टाइम पे अटेंडेंस दोगे, और चार चीजें देखोगे। एक तो इवैल्यूएट मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स इन रिगार्डिंग टू रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स ऑफ इन्वेंट्री काउंटिंग। सेकंड है ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट्स काउंट प्रोसीजर। थर्ड है इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री, एंड फोर्थ है परफॉर्म टेस्ट काउंट्स। बी है परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर ओवर द एंटिटीज फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स टू डिटरमाइन वेदर दे एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट रिजल्ट्स। ठीक है, आपको क्या करना है, ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं, खुद से ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं एंटिटी के फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स के ऊपर। जो एंटिटी के फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स है ना, उसके ऊपर आपको खुद से ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं, ये डिटरमाइन करने के लिए कि क्या वो इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स जो है वो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करते हैं इन्वेंट्री के काउंट रिजल्ट्स को, कि काउंटिंग में कितना काउंट आया है और इन्वेंट्री के रिकॉर्ड में कितना अमाउंट है, उस पर आपको टैली करना चाहिए कि इसमें रिकंसिलेशन हो रहा है या बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब आता है अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। Attendance at physical inventory counting, it involves inspecting the inventory to ascertain its existence and evaluate its condition and performing test counts। ये हमने ऊपर पढ़ा था कि इन्वेंट्री को इंस्पेक्ट करना है, ये देखने के लिए कि वो एग्जिस्ट करता है, वो सही कंडीशन में है या नहीं है। ऑब्जर्विंग कंप्लायंस विद मैनेजमेंट्स इंस्ट्रक्शंस एंड द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसीजर्स फॉर फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, ये भी हमने ऊपर पढ़ा था कि ऑब्जर्व करना है कि मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन का कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा। और थर्ड है ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस एज टू द रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट्स काउंट प्रोसीजर। मैनेजमेंट की काउंट प्रोसीजर सही है नहीं है, उसके लिए आपको ऑडिट एविडेंस प्राप्त करने हैं। ठीक है, दिस प्रोसीजर्स मे सर्व एज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, or substantive procedures depending on the auditor's risk assessment, planned approach and the specific procedures carried out। ठीक है, तो अभी तक इन्वेंट्री को लेके हम लोग क्लियर है कि हम क्या करना है। अभी 5D मैटर्स रेलेवेंट इन प्लानिंग अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, इट इंक्लूड्स फॉर एग्जांपल। अभी देखो क्या क्या ऐसे मैटर्स है जो रेलेवेंट है जब आप प्लान कर रहे हो कि यार नहीं, मेरे को है ना एज एन ऑडिटर मेरे को है ना फिजिकल इन्वेंट्री अटेंड करना है, मैं जाके फिजिकल इन्वेंट्री का अटेंड करूंगा कि फिजिकल इन्वेंट्री कैसे हो रही है, क्या है क्या नहीं है, उसको मैं प्लान कर रहा हूँ। तो प्लानिंग करते वक्त क्या क्या मैटर्स मेरे को ध्यान में रखने हैं। पहला है नेचर ऑफ इन्वेंट्री, अगर वो इन्वेंट्री फ्लेमेबल है, ठीक है, अगर वो बहुत डेंजरस इन्वेंट्री है तो आपको पूरा प्रोटेक्शन लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो मालूम पड़ा ऑडिटर गया और ऑडिटर खुद ही वहां से वापस कभी आया ही नहीं। तो नेचर ऑफ इन्वेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, कितने स्टेजेस में वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीट होता है और कैसे वो इन्वेंट्री जो है फाइनल गुड्स में चेंज होता है। थर्ड है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिलेटेड टू इन्वेंट्री, इन्वेंट्री से जुड़ा हुआ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है। फोर्थ है द नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को लेके इंटरनल कंट्रोल कैसा लगा हुआ है। ठीक है, ई है वेदर एडिक्वेट प्रोसीजर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एस्टैब्लिश्ड एंड प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस इशूड फॉर फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, क्या प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं मैनेजमेंट ने अपने एम्प्लॉयज को इन रिगार्ड्स टू फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, क्या एडिक्वेट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड है इन्वेंट्री काउंटिंग के लिए। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्या मैटर्स है जो रेलेवेंट है व्हाइल प्लानिंग द फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। पहला नेचर ऑफ इन्वेंट्री, दूसरा स्टेजेस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस,
तीसरा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है, चौथा इंटरनल कंट्रोल्स पे क्या लगा है, पांचवा क्या इंडिकेट प्रोसीजर्स मैनेजमेंट ने एम्प्लॉय को बता रखे इन रिगार्ड्स टू फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग, द टाइमिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग, कौन से साल की कितने समय में कौन से दिन तक इन्वेंटरी काउंटिंग होने वाली है, वेदर द एंटिटी मेंटेन्स अ परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, क्या मैनेजमेंट के पास में एक प्रॉपर इन्वेंटरी सिस्टम है या नहीं है, द लोकेशंस एट विच इन्वेंटरी इज हेल्ड, इंडिया में कहाँ कहाँ पे इन्वेंटरी रखी है, वेदर द असिस्टेंस ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट इज नीडेड, क्या कोई एक्सपर्ट का असिस्टेंस नीडेड है ऑडिटर को, तो ऑडिटर उसको लेके जाएगा। ठीक है, नाउ 5E, नाउ 5E, ठीक है, 5E में लिटिगेशन एंड क्लेम्स। अभी हमने इन्वेंट्री के बारे में सारी बातें कर ली, आप पढ़ लेना, हमने पूरा प्रॉपर तरीके से इन्वेंट्री कवर कर लिया। अब लिटिगेशन एंड क्लेम्स हमारा सेकंड पार्ट था। तो ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई लिटिगेशन एंड क्लेम्स इन्वॉल्विंग द एंटिटी। ऑडिटर को क्या करना है, डिजाइन और परफॉर्म करना है ऑडिट प्रोसीजर्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई लिटिगेशन एंड क्लेम्स इन्वॉल्विंग द एंटिटी व्हिच मे गिव राइज टू अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर को ऐसे प्रोसीजर लगाने हैं कि उसको मालूम पड़ जाए कि एंटिटी कौन से लिटिगेशन और क्लेम्स में इन्वॉल्व है, और ऐसे लिटिगेशन एंड क्लेम्स जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को अराइज करते हैं। वो कैसे करेगा, पहला इंक्वायरी, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा, और जो हर कंपनी का अपना एक वकील होता है, अपना एक लॉयर होता है जिसको कहते हैं इन हाउस लीगल काउंसिल, उससे भी इंक्वायरी करेगा कि भाई ये कंपनी कोई लिटिगेशन में तो नहीं है। उसके बाद में जो बी पार्ट है, रिव्यूइंग मिनट्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड करस्पॉन्डेंस बिटवीन द एंटिटी एंड इट्स एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। आपको बोर्ड के मिनट्स चेक करने हैं कि क्योंकि जो भी बड़े बड़े लिटिगेशन और क्लेम होते हैं ना वो बोर्ड में डिस्कस होते हैं, तो आपको मिनट्स चेक करने हैं दो चार्ज विद गवर्नेंस के, और क्या करस्पॉन्डेंस मतलब क्या होता है, मेल, मेल देना, मेल भेजना, मेल लेना, है ना, हार्ड कॉपी लेटर्स भेजना, उसको बोलते हैं करस्पॉन्डेंस। ठीक है, तो कंपनी का एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से और एंटिटी का क्या करस्पॉन्डेंस हुआ है, उससे भी आपको मालूम पड़ेगा कि मेल में क्या लिखा हुआ है और कुछ हमसे छुपा तो नहीं रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है रिव्यू लीगल एक्सपेंस अकाउंट्स। ठीक है, अभी हर कंपनी जब लीगल चार्ज पे करती है, लॉयर की फीस पे करती है, उससे आपको समझ में आएगा, अगर पिछले साल लॉयर की फीस थी मान लो 10,000 और इस साल लॉयर की फीस है 10 लाख, इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा केस आया है तो कंपनी ने लॉयर को फीस पे किया है। तो किस तरीके से आप देखोगे, क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे इन केस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम, पहला आप इंक्वायरी करोगे, दूसरा आप मिनट्स चेक करोगे, तीसरा आप लीगल चार्जेस के एक्सपेंसेस चेक करोगे। उसके बाद में आता है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अभी सेगमेंट इन्फॉर्मेशन का क्या करना है, segment information की तो auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the presentation and disclosure of segment information in accordance with the applicable financial reporting framework। ठीक है, ऑडिटर क्या करना है, ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं। ठीक है, इन रिगार्ड्स टू डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। चलो ठीक है, अब वो कैसे करेगा, पहला ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड्स यूज्ड बाय द मैनेजमेंट इन डिटरमाइनिंग सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहला क्या है कि आप देखो कि मैनेजमेंट सेगमेंट इन्फॉर्मेशन कैसे डिटरमाइन करता है। ठीक है, मैनेजमेंट सेगमेंट इन्फॉर्मेशन कैसे डिटरमाइन करता है, तो आप उसके बारे में जानकारी लो, अंडरस्टैंडिंग लो। उसके बाद में आपको एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने हैं और अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं जैसा भी अप्रोप्रिएट हो। ठीक है, तो पहले जानकारी लो कि मैनेजमेंट सेगमेंट इन्फॉर्मेशन कैसे डिटरमाइन करता है, फिर आप एनालिटिकल प्रोसीजर या अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाओ और देखो कि वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। उसके बाद में इवेल्युएटिंग वेदर सच मेथड्स आर लाइकली टू रिजल्ट इन डिस्क्लोजर इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या कोई डिस्क्लोजर तो नहीं करना है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से, और क्या वेदर अप्रोप्रिएट टेस्टिंग द एप्लीकेशन ऑफ सच मेथड्स, और जिस तरीके से सेगमेंट इन्फॉर्मेशन बनी है उसकी अप्रोप्रिएट टेस्टिंग कर लो कि वो सही है या नहीं है। तो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन बहुत छोटा सा है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, बट है तो बहुत ईजी है, बस इतने 4 पॉइंट लिखने हैं आपको। अब आता है अगला ऐसे 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस। ऐसे 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस, ये आपको पता है कि ऑडिटर डायरेक्टली जो है डेटर को कॉल करेगा, डेटर से पूछेगा कि हमारे कंपनी के बैलेंस शीट में तुम्हारे नाम पे 1 लाख रुपए है, क्या तुम इसको एग्री करते हो या नहीं करते हो। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। एंटिटी के बाहर के लोगों से कंफर्मेशन लेना कि एंटिटी में की बुक्स में जो जानकारी है उसको वो लोग कंफर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशंस डील्स विद ऑडिटर्स यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। कैसे डील करता है,
ऑडिटर के यूज से एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर से, ठीक है। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऐसे 500 इंडिकेट्स दैट द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स सोर्स। ऐसे 500 जो ऑडिट एविडेंस का मेन ऐसे है वो क्या बोलता है कि ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी उसके सोर्स से इन्फ्लुएंस्ड होती है। कैसे इन्फ्लुएंस होती है? उसके सोर्स से, एंड बाय इट्स नेचर, और उसके नेचर से, एंड इज डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेज अंडर विच इट इज ऑब्टेन्ड। और वो डिपेंड होती है इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेज से जिसमें वो ऑब्टेन की गई है। मतलब उसका सोर्स भी इंपॉर्टेंट है और किस सर्कमस्टेंसेज में उसको ऑब्टेन किया है वो भी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या ऑडिटर का? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर व्हेन यूजिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज टू डिजाइन एंड परफॉर्म सच प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। कि ऑडिटर को रेलेवेंट और रिलायबल ऑडिट एविडेंस चाहिए। चलो अब आते हैं इस डेफिनेशन ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स। क्या बोल रहा है? डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स। और जब हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन की बात करते हैं तो मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, हम डायरेक्टली 1-to-1 जो है वो एक्सटर्नल पार्टी से बात करते हैं। तो वो डायरेक्टली ऑडिटर को एक रिटर्न रिस्पॉन्स देता है, मेल पे बोलो या लिखित में चिट्ठी देता है टू द ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी इन पेपर फॉर्म और बाय इलेक्ट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन क्लियर हो गया। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी इन पेपर फॉर्म और बाय इलेक्ट्रिक फॉर्म। ठीक है। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। Positive confirmation request, a request that the confirming party responds directly to the auditor। अब ये दो तरह के कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, एक होता है नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। जो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होता है वो क्या होता है? अ रिक्वेस्ट दैट द कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर। जो कंफर्मिंग पार्टी है, जैसे डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, जो भी एक्सटर्नल पार्टी है वो डायरेक्टली ऑडिटर को रिस्पॉन्ड करती है, इंडिकेटिंग whether the confirming party agrees or disagrees with the information in the request। अभी एक छोटे में मैं 10 सेकंड से आपको बताता हूँ होता क्या है। ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर ने एक मेल भेजा से मान लीजिए एक मिस्टर ए है जो कंपनी के डेटर है और कंपनी में मिस्टर ए का 1 लाख रुपए का बैलेंस दिख रहा है। ऑडिटर ने मिस्टर ए को मेल लिखा कि गुड मॉर्निंग सर, आप इस कंपनी के डेटर हो, इस कंपनी में आपका बैलेंस 1 लाख रुपए शो हो रहा है, आप प्लीज हमें कंफर्म करिए कि 1 लाख आपका बैलेंस 1 लाख रुपए ही है या इससे कम या कुछ ज्यादा है क्या। ठीक है, फिर वो ऑर्डर को रिस्पॉन्स करता है, मिस्टर ए की तरफ से मेल आता है, गुड मॉर्निंग सर, आपका रिक्वेस्ट मुझे मिला और मैं ये कंफर्म करता हूँ कि इस कंपनी को मेरे को 1 लाख रुपए देने बाकी है। या मान लो वो डिसएग्री करता है तो बोलता है कि सर मैं डिसएग्री करता हूँ इस इन्फॉर्मेशन से और मेरे को इस कंपनी को कुछ भी देना बाकी नहीं है। तो चाहे वो एग्री करता हो चाहे वो डिसएग्री करता हो, लेकिन वो रिस्पॉन्ड जरूर करेगा। उसको कहते हैं पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, कि ही विल रिस्पॉन्ड, either it is agreeing, either he is disagreeing, but he will respond. So directly to the auditor, indicating whether the confirming party agrees or disagrees with the information in the request or providing the requested information. ठीक है। Negative confirmation क्या है? A request that the confirming party respond directly to the auditor only if the confirming party disagrees with the information। जो कंफर्मिंग पार्टी है अगर वो डिसएग्री करती है तो ही वो रिस्पॉन्ड करेगी, अगर वो एग्री करती है तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। इसको बोलते हैं नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो ऑडिटर चाहे तो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मंगा सकता है या नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मंगा सकता है, वो ऑडिटर के ऊपर है। नॉन रिस्पॉन्स, अ फेलियर of the confirming party to respond or fully respond to a positive confirmation request or a confirmation request returned undelivered। नॉन रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? नॉन रिस्पॉन्स का डेफिनेशन दिया उसने कि कंफर्मिंग पार्टी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसको नॉन रिस्पॉन्ड बोलते हैं। एक्सेप्शन, अ रिस्पॉन्स दैट इंडिकेट अ डिफरेंस बिटवीन द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड टू बी कंफर्म और कंटेन इन द एंटिटीज रिकॉर्ड एंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंफर्मिंग पार्टी। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बोला कि 1 लाख रुपए का उसका अमाउंट था मिस्टर ए का, मिस्टर ए ने कंफर्म तो किया लेकिन मिस्टर ए क्या बोलता है कि मेरा अमाउंट 1 लाख नहीं है, 1,20,000 है। ये हो गया आपका एक्सेप्शन। क्या हो गया एक्सेप्शन? कि जो इन्फॉर्मेशन उसने प्रोवाइड करी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इन्फॉर्मेशन वी हैव इन एंटिटीज रिकॉर्ड। ठीक है। द एक्सेप्शन नीड्स टू बी असेस्ड और टू द एंटायर पॉपुलेशन आफ्टर एनालाइजिंग द रीजन फॉर द डिफरेंस। जो भी रीजन है डिफरेंस के लिए उसको एनालाइज करना चाहिए और देखना चाहिए कि पूरे पॉपुलेशन पे उस पर क्या इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है। नाउ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर क्या है? पहला है सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी। अभी बहुत सारे डेटर्स कंपनी के पास में है, आपने कोई भी एरा गैरा डेटर उठा लिया ना तो वो कभी आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। आपको
बहुत अच्छी कंपनी उठानी चाहिए। लाइक अगर मान लीजिए आपके एंटिटी के बुक्स में आप देख रहे हो कि रिलायंस से अपने को कंफर्मेशन ले सकते हैं, टाटा से ले सकते हैं, तो आप इसी बड़ी बड़ी कंपनी से इन्फॉर्मेशन लो, छोटे मोटे डेटा मत पकड़ो क्योंकि वो लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे। तो सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट कन्फर्मिंग पार्टी। सेकंड क्या है, डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को बहुत प्रॉपर इंग्लिश में और बहुत ही पोलाइट वे में डिजाइन करो। सेंडिंग द रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग फॉलोअप रिक्वेस्ट। अभी आपने उनको मेल भेज दिया, जरूरी है कि आज क्या रिप्लाई आ जाएगा, आपको फॉलोअप करना पड़ेगा, हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे। तो सेंडिंग द रिक्वेस्ट एंड इंक्लूडिंग द फॉलोअप रिक्वेस्ट। डिटरमाइनिंग द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड और रिक्वेस्टेड। तो ये पहला है, सॉरी मैंने गलत लिखा है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो पहला उसने क्या बोला कि देखो कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन का कंफर्मेशन चाहिए, फिर उस इंफॉर्मेशन को देखते हुए आप अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी चूज करो, उसके बाद में आप डिजाइन करो और उसके बाद में फॉलोअप लो। ठीक है, अब आता है उसके बाद में मैनेजमेंट्स रिफ्यूजल टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड ए कंफर्मेशन रिक्वेस्ट द ऑडिटर शैल। अभी क्या होता है कि आप कभी भी किसी से कंफर्मेशन मंगाना, मान लीजिए आपकी एंटिटी है, ठीक है, और रिलायंस का बैलेंस आपके एंटिटी के बुक्स में है कि एंटिटी को रिलायंस से 1 करोड़ रुपए लेना है। अब ऑडिटर डायरेक्टली जाकर रिलायंस को मेल लिख देगा क्या? वो पहले मैनेजमेंट से पूछेगा कि भाई ऐसा सा मेरे को रिलायंस से इन्फॉर्मेशन लेना है तो मैं ले रहा हूँ, पर मैनेजमेंट के पास में राइट्स है ऑडिटर को रोकने का कि भाई तुम रिलायंस से मत पूछो। अभी सर ऐसा क्यों, वो हम देख रहे हैं। इंक्वायर एज टू द मैनेजमेंट्स रीजन फॉर द रिक्यूजल। क्यों मैनेजमेंट मना कर रहा है वो इंक्वायर करो, क्यों मैनेजमेंट मना कर रहा है वो इंक्वायर करो। एंड सीक ऑडिट एविडेंस एज टू देयर वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस। और फिर ऑडिट एविडेंस जुटाओ, ऑडिट एविडेंस गैदर करो कि जो मैनेजमेंट रिफ्यूजल कर रहा है वो वैलिड है और रीजनेबल है। तो पहला क्या है, इंक्वायर एज टू द मैनेजमेंट्स रिफ्यूजल। क्यों रिफ्यूज कर रहा है वो इंक्वायर करो और ऑडिट एविडेंस लो एज टू देयर वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस। इवेल्युएट द इम्प्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट्स रिफ्यूजल। मैनेजमेंट जो रिफ्यूजल कर रहा है उसके क्या इम्प्लीकेशन है ऑडिट के ऊपर, वो इवेल्युएट करो। ऑन द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रेलेवेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जो ऑडिटर का असेसमेंट था ना कि कितना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इस कंपनी में रहेगा, उस पर क्या इम्पैक्ट है ये रिफ्यूजल का, वो आपको इवेल्युएट करना है एज एन ऑडिटर कि क्या रिस्क बढ़ गया। अगर रिस्क बढ़ गया तो मेरे को मेरे प्रोसीजर भी बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, इंक्वायर करो कि क्यों मना कर रहा है। दूसरा, ऑडिट एविडेंस गैदर करो एज टू द रीजनेबलनेस वैलिडिटी। इवेल्युएट द इम्प्लीकेशंस ऑफ मैनेजमेंट्स रिफ्यूजल ऑन द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रेलेवेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट and perform alternative audit procedure designed to obtain relevant and reliable audit evidence। और फिर अब क्योंकि अब मैनेजमेंट ने मना कर रहा है तो आप जबरदस्ती तो रिलायंस से पूछ नहीं सकते, तो फिर कुछ दूसरे अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लो। ठीक है, तो मैनेजमेंट अगर रिफ्यूज करता है तो आपको ये 3 स्टेप फॉलो करनी है। If the auditor concludes that the management's refusal to allow the auditor to send a confirmation request is unreasonable, अगर ऑडिटर ये बोल देता है कि मैनेजमेंट जो हमको रिफ्यूज कर रहा है ना कि इन्फॉर्मेशन मत मंगाओ, ये अनरीजनेबल है, कोई जस्टिफाइड रीजन इसका नहीं है, और द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस फ्रॉम अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, या फिर दूसरे अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगा के उसको कोई अच्छे एविडेंस नहीं मिल रहे, तो फिर क्या करना है, द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। ऑडिटर को दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस से कम्युनिकेट करना है कि भाई मैं ऑडिट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को मैनेजमेंट रिफ्यूज कर रहा है, ठीक है, और अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से कुछ खास ऑडिट एविडेंस मुझे मिल नहीं रहे। और द ऑडिटर शैल डिटरमाइन द इम्प्लीकेशंस ऑन द ऑडिट ओपिनियन, और फिर ऑडिटर को अपने ऑडिट ओपिनियन पे क्या इसका इम्प्लीकेशन है वो देखना चाहिए कि उसको मॉडिफाइड ओपिनियन देना है और उसमें फिर उसको क्वालिफाइड ओपिनियन देना है कि एडवर्स ओपिनियन देना है कि डिस्क्लेमर करना है, वो ऑडिटर खुद जाने। रिजल्ट्स ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर, reliability of responses to confirmation request. If the auditor identifies factors that give rise to doubts about the reliability of the response to a confirmation request, ठीक है, अगर ऑडिटर ऐसे फैक्टर आइडेंटिफाई करता है जो उसको डाउट लग रहा है कि जो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मेरे को मिला है ना, ठीक है, वो रिलायबल नहीं है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन रिलायंस से मेरे को मिली है वो रिलायबल नहीं है, तो ऑडिटर शैल ऑब्टेन फर्दर ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिटर को फर्दर ऑडिट एविडेंस मिलना है, क्योंकि हो सकता है ना कभी कभी मस्करी करने के लिए, मस्ती करने के लिए सामने वाला जानबूझ के लिख दे कि नहीं आई डिसएग्री करके, तो फिर ऑडिटर क्या करना है, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, फर्दर दूसरे ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं। इफ द ऑडिटर डिटरमाइंस दैट अ रिस्पॉन्स टू अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इज नॉट रिलायबल, ठीक है, द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द इम्प्लीकेशन ऑन द असेसमेंट ऑफ द रेलेवेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है, रेलेवेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उस पर क्या इंप्लीकेशंस है वो उसको इवैल्यूएट करना चाहिए। नेगेटिव कंफर्मेशंस,
नेगेटिव कंफर्मेशन प्रोवाइड लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस देन पॉजिटिव कंफर्मेशन। हमने ऊपर पढ़ा था कि दो तरह के कंफर्मेशन होते हैं, पॉजिटिव कंफर्मेशन और नेगेटिव कंफर्मेशन। नेगेटिव कंफर्मेशन क्या होता है कि द रिस्पॉन्डिंग पार्टी विल रिस्पॉन्ड ओनली व्हेन ही डिसएग्रीज विद द इंफॉर्मेशन। वो कब रिस्पॉन्स करेगा, जब वो डिसएग्री कर रहा है। तो नेगेटिव कंफर्मेशन जो है वो लेस परसुएसिव मतलब क्या, कॉन्क्रीट बोलते हैं ना, जब हम सीआईडी देखते थे, सीआईडी में कहते हैं सबूत इतना ठोस नहीं है, तो बोलते हैं लेस परसुएसिव मतलब ज्यादा ठोस नहीं है। तो नेगेटिव कंफर्मेशन इज ए लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस देन पॉजिटिव कंफर्मेशन। सर ऐसा क्यों? क्योंकि नेगेटिव कंफर्मेशन तो में वो कब रिस्पॉन्ड करेगा, जब वो डिसएग्री कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव में उसको कंपल्सरी रिस्पॉन्ड करना है, वो एग्री कर रहा है या डिसएग्री कर रहा है। Accordingly, the auditor shall not use negative confirmation request as the sole substantive audit procedure to address and assess risk of material misstatement at the assertion level unless all the following are present। वो बोलता है कि ऑडिटर को सोल मतलब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कंफर्मेशन प्रोसीजर यूज नहीं करने चाहिए एज अ सब्सटेंशिव ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिटर को नेगेटिव कंफर्मेशन के साथ में कुछ और भी ऑडिट प्रोसीजर लगाने चाहिए, ठीक है, लेकिन जब नीचे दी गई सारी चीजें प्रेजेंट हो उस केसेस में सिर्फ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भी चलेगा, ओनली नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भी ओके रहेगा, सफाइस करेगा, ठीक है। लेकिन कब, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। पहली कंडीशन क्या है, द ऑडिटर हैज असेस्ड द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट as low and has obtained sufficient appropriate audit evidence regarding the operating effectiveness of controls relevant to the assertion। जो भी assertion को ऑडिटर चेक कर रहा है उस assertion को लेके रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत लो है, मतलब पहले तो रिस्क लो है, दूसरा ऑडिटर ने सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिए कि जो इंटरनल कंट्रोल्स है उस assertion के ऊपर वो भी बहुत इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं। अगर दोनों चीज है तो फिर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत ही कम रहेगा, एंड हेंस अगर सिर्फ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भी ले लिया तो भी चलेगा। बी क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ आइटम्स सब्जेक्ट टू नेगेटिव कंफर्मेशन कंप्राइजेस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजेनियस अकाउंट बैलेंसेस ट्रांजैक्शंस और कंडीशन। जो भी आइटम्स के ऊपर अपन नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट लगा रहे हैं वो बहुत छोटे छोटे आइटम्स है, एक ही सिमिलर तरीके के आइटम्स है, ठीक है, इसके लिए उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अ वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड, बहुत कम ऐसा एक्सपेक्टेड है कि लोग डिसएग्री करेंगे। एक्सपेक्शन हमने पढ़ा था ऊपर, एक्सपेक्शन का डेफिनेशन क्या था कि वो इंफॉर्मेशन से डिसएग्री कर रहा है, उसको बोलते हैं एक्सपेक्शन रिपोर्ट, एक्सेप्शन रिपोर्ट, ठीक है, कि वो इंफॉर्मेशन से डिसएग्री कर रहा है कि नहीं मेरा बैलेंस 1 लाख रुपए नहीं है 1.5 लाख रुपए। तो अगर आपका कोई असर्शन को लेके ये एक्सपेक्टेशन है कि बहुत ही कम लोग इससे डिसएग्री करेंगे तो उस केस में भी नेगेटिव कंफर्मेशन चलेगा। और फोर्थ है, द ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ कंडीशंस दैट वुड कॉज रिसिपिएंट्स ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू डिसरिगार्ड सच रिक्वेस्ट। और ऑडिटर को ऐसा कोई सर्कमस्टेंस या ऐसा कोई कंडीशन नहीं ध्यान में आ रहा है जिसके कारण नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट जो है उसको लोग डिसरिगार्ड कर देंगे कि भाई फाड़ के फेंक देंगे, हमको कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना है। ऐसा कोई कंडीशन ऑडिटर के सामने नहीं है कि लोग ऐसा करेंगे, मतलब ऑडिटर ये मान रहा है कि जो लोग डिसएग्री करते हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगे। तो सर बताइए ये क्वेश्चन क्यों पड़ा, एग्जाम में ये आ सकता है कि नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट जो है शुड नॉट बी यूज्ड एज अ सोल सब्सटेंशियल ऑडिट प्रोसीजर अनलेस सम ऑफ द पॉइंट्स आर सेटिस्फाइड। तो अगर 4 पॉइंट सेटिस्फाइड, पहला पॉइंट क्या है कि द असर्शन व्हिच इज बीइंग चेक्ड बाय द नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट is having very low risk of material misstatement and the internal controls in regards to that assertion is operating very effectively, ठीक है। very low exception rate is accepted, कोई बहुत low exception rate है जो expected है। उसके बाद में जो पॉपुलेशन है जिसके ऊपर हम नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट लगा रहे हैं वो बहुत स्मॉल और होमोजेनियस है, और ऑडिटर ऐसे कोई कंडीशन के साथ में अवेयर नहीं है दैट वुड कॉज द रिसिपिएंट ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू डिसरिगार्ड सच रिक्वेस्ट, ठीक है। चलो ओके, उसके बाद नाउ ये आप काट दो, ठीक है। नाउ वी आर एट इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, डिफरेंट ऐसे 510 initial audit engagements, opening balances deals with auditor's responsibilities relating to opening balances when conducting initial audit engagements. In addition to the financial statements amounts, opening balances includes matters requiring disclosure that existed at the beginning of the period, such as contingencies and commitments. ओपनिंग बैलेंस से मतलब क्या होता है, आपने कोई भी बैलेंस शीट देखी होगी तो उसमें पिछले साल का जो बैलेंस होता है वो ओपनिंग बैलेंस करके दिखाते हैं, और जो राइट साइड में कॉलम होता है वो करंट ईयर का बैलेंस होता है, ठीक है। जो फर्स्ट कॉलम होता है वो करंट ईयर का बैलेंस होता है, और जो राइट साइड में होता है वो पिछले साल का प्रीवियस ईयर का बैलेंस होता है, उसको कहते हैं ओपनिंग बैलेंसेस। अब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप साइन कर रहे हो तो उसमें ओपनिंग बैलेंसेस भी तो लिखे हैं, उसको सर्टिफाई कैसे करोगे, उसके लिए ऐसे आया हुआ है।
क्योंकि आप तो ऑडिट किसका कर रहे हो, करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हो, तो आप ऑडिट किसका करोगे, करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर्स का करोगे ना, पिछले साल का फिगर्स का ऑडिट तो नहीं करोगे। तो वो कैसे करना है वो इसमें बताया। डेफिनेशन ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। नाउ व्हाट इज इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट? एन एंगेजमेंट in which either the financial statements for the prior period were not audited, पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या तो ऑडिटेड नहीं थे या फिर आप उसके ऑडिटर नहीं थे, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द प्रायर पीरियड वर ऑडिटेड बाय अ प्रीडिसेसर ऑडिटर। प्रीडिसेसर ऑडिटर मतलब आपके जो पहले का ऑडिटर था उसने ऑडिट किया था। तो कहने का मतलब इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट मतलब क्या होता कि या तो पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड नहीं थे या आप उसके ऑडिटर नहीं थे। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंसेस, बिकॉज अगर आप उसके ऑडिटर होते, ठीक है, तो आपको फिर उसको चेक करने का कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी पिछले साल उसको चेक करके सर्टिफाई कर रखा है, तो इस साल उसको सर्टिफाइड ही माना जाएगा। लेकिन अगर आप उसके ऑडिटर नहीं थे तो इन दैट केस कुछ ऑडिट प्रोसीजर आपको परफॉर्म करने पड़ते। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंसेस इन कंडक्टिंग एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट करते वक्त आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सॉरी यार मेरे को थोड़ा सा खांसी है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, in conducting an initial audit engagement, the objective of the auditor with respect to opening balances is to obtain sufficient appropriate audit evidence। क्या ऑब्जेक्टिव है, sufficient appropriate audit evidence whether opening balances contain misstatements that materially affect the current period's financial statements, कि क्या ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मिसस्टेटमेंट है क्या जो करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर रहा है। सेकेंड है appropriate accounting policies reflected in the opening balances have been consistently applied in the current period's financial statements। जो अकाउंटिंग पॉलिसीज पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अप्लाई करी थी वो इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी उसी तरीके से अप्लाई करी है या चेंज कर दी, बिकॉज चेंज कर दी तो पिछले साल का जो फिगर है वो कंपेरेबल नहीं रहेगा। और changes thereto are properly accounted for and adequately presented and disclosed in accordance with applicable financial reporting framework। अगर चेंज किए हैं तो वो adequately present और disclose करे हैं in accordance with applicable financial reporting framework, ठीक है। तो ये दो ऑब्जेक्टिव आपके हैं। पहला कि क्या ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जो करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मटेरियली अफेक्ट कर रहा है, या फिर जो अकाउंटिंग पॉलिसी ओपनिंग बैलेंस पे लगाई थी वही अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लगाई हुई है, और अगर चेंज किए हैं तो वो चेंजेस इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है या नहीं है, ठीक है। आता है 6J ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस। अब ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाओगे, तो ऑडिटर शैल रीड द मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफ एनी एंड द प्रीडिसेसर ऑडिटर्स रिपोर्ट देयरऑन। ऑडिटर को मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करना चाहिए, मतलब अगर 2023-24 को ऑडिट कर रहा है तो 2022-23 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करना चाहिए, और 2022-23 की ऑडिटर रिपोर्ट जो है वो भी उसको रीड करना चाहिए ताकि उसको ओपनिंग बैलेंस के बारे में जानकारी मिले। इफ एनी फॉर इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट टू ओपनिंग बैलेंसेस, the auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidence about whether the opening balances contain misstatements that materially affect the current period's financial statements by। ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने चाहिए कि जो ओपनिंग बैलेंसेस है क्या उनमें कोई मिसस्टेटमेंट्स है जो मटेरियली अफेक्ट कर रहे हैं करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। क्या ऐसे कोई मिसस्टेटमेंट्स है जो करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मटेरियली अफेक्ट कर रहे हैं। पहला है डिटरमाइनिंग वेदर द प्रायर पीरियड्स क्लोजिंग बैलेंसेस हैव बीन करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड। जो पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस है उसको करेक्ट सही तरीके से ब्रॉड फॉरवर्ड किया गया है। नहीं तो मालूम पड़ रहा है इन्वेंट्री का बैलेंस पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 1000 करोड़ है और इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ओपनिंग बैलेंस है वो 1200 करोड़ है, तो करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ क्या, नहीं, ठीक है। अब इसमें परफॉर्मिंग ये चेक करने के लिए क्या करेगा, डिटरमाइनिंग वेदर द ओपनिंग बैलेंसेस रिफ्लेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज। जो ओपनिंग बैलेंसेस है वो एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या देखिएगा, परफॉर्मिंग वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वेयर द प्रायर ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर ऑडिटेड परयूजिंग द कॉपीज ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर पिछले साल का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ऑडिटेड था तो उन कॉपीज को यूज करना, ठीक है, उन कॉपीज को स्टडी करना। सेकेंड है इवेल्युएटिंग वेदर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड इन द करंट पीरियड प्रोवाइड एविडेंस रिलेवेंट टू द ओपनिंग बैलेंसेस। जो ऑडिट प्रोसीजर इस साल परफॉर्म किए हैं क्या वो ओपनिंग बैलेंस को लेके कोई ऑडिट एविडेंस दे रहे हैं क्या। और थर्ड है परफॉर्मिंग स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंसेस। और फिर स्पेसिफिकली खुद ऑडिट प्रोसीजर लगाना जो कि स्पेसिफिकली इसी के लिए लगाए हैं कि ओपनिंग बैलेंस के लिए उनको ऑडिट एविडेंस मिल जाए। तो क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे,
पहला आप ये देखोगे कि जो पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है, वो ऑडिटेड थे तो उनकी कॉपीज आप यूज करोगे। दूसरा, जो आपने करंट ईयर में ऑडिट प्रोसीजर लगाए है, क्या वो ओपनिंग बैलेंस को लेके कुछ ऑडिट एविडेंस दे रहे हैं क्या। और तीसरा, स्पेसिफिकली ओपनिंग बैलेंसेस के लिए आपको ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं, ठीक है। ये 3 स्टेप प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। If the auditor obtains audit evidence that the opening balances contain misstatements, और अगर ऑडिटर को ऐसा ऑडिट एविडेंस मिलता है कि जो ओपनिंग बैलेंसेस है उनमें मिसस्टेटमेंट्स है, दैट कुड मटेरियली अफेक्ट द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर ऑडिटर को ऐसे ऑडिट एविडेंस मिलते हैं कि जो ओपनिंग बैलेंसेस है वो मटेरियली मिसस्टेटेड है और करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बहुत हैम्पर कर रहे हैं, तो ऑडिटर शैल परफॉर्म सच एडिशनल प्रोसीजर्स एज आर एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस to determine the effect on the current period's financial statements। तो फिर ऑडिटर को एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए, ठीक है, जो भी अप्रोप्रिएट हो, ताकि उसको ये क्लियरली मालूम पड़े कि करंट ईयर के स्टेटमेंट्स पे क्या इफेक्ट है। इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट, और ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद में ऑडिटर अगर ये कंक्लूड कर रहा है कि हाँ मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है इन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट द मिसस्टेटमेंट्स विद एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। तो फिर ऑडिटर को उसको कम्युनिकेट करना है, ठीक है। नाउ सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंसेस। सबसे फर्स्ट क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ओपनिंग बैलेंसेस है उनमें जो अकाउंटिंग पॉलिसी लगी है वही अकाउंटिंग पॉलिसी करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी लगनी चाहिए। सेकंड है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इन द प्रीडिसेसर ऑडिटर्स रिपोर्ट, पिछले साल की जो पिछला ऑडिटर था उसकी ऑडिट रिपोर्ट जो है उसमें क्या रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको लेनी है। तीसरा, ऑडिट कंक्लूजन्स एंड रिपोर्टिंग इन रिलेशन टू ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस को लेके ऑडिट का कंक्लूजन क्या है और उसकी रिपोर्टिंग क्या है, और मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द प्रीडिसेसर्स ऑडिटर्स रिपोर्ट, पिछले साल का जो ऑडिटर था उसकी अगर रिपोर्ट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन है तो उसको बहुत ध्यान से आपको देखना चाहिए कि उसने पिछले साल की रिपोर्ट को मॉडिफाई क्यों किया। अब उसके बाद में आता है अपना अगला ऐसे 550 रिलेटेड पार्टीज। ऐसे 550 related party deal with the auditor's responsibilities regarding related party relationships and related party transactions when performing an audit of the financial statements। financial statements को ऑडिट करते वक्त related party relationship और related party transactions को लेके ऑडिटर की क्या जिम्मेदारियां हैं वो ऐसे 550 में लिखी है। Definition of related party: a party that is either a related party as defined in the applicable financial reporting framework। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में डिफाइंड है कि कौन पार्टी आपकी रिलेटेड पार्टी मानी जाएंगी और कौन पार्टी आपकी रिलेटेड पार्टी नहीं मानी जाएंगी, ठीक है। और वेयर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एस्टैब्लिशेस मिनिमल और नो रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट्स, और जहां पे अगर कोई भी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में रिलेटेड पार्टी को लेकर कोई रिक्वायरमेंट अगर नहीं है तो इन दैट केस अ पर्सन और द एंटिटी दैट हैज कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी, जो अपनी रिपोर्टिंग एंटिटी है उसके ऊपर अगर किसी भी पर्सन का या एंटिटी का कंट्रोल है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उस पर्सन या उस एंटिटी को रिपोर्टिंग एंटिटी का रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। अनदर एंटिटी ओवर विच द रिपोर्टिंग, अभी वाइस वर्सा, रिपोर्टिंग एंटिटी का अगर किसी एंटिटी के ऊपर कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो वो एंटिटी भी रिपोर्टिंग एंटिटी की जो है रिलेटेड पार्टी माने जाएंगी। और थर्ड है अनदर एंटिटी दैट इज हैविंग कॉमन कंट्रोल विद द रिपोर्टिंग एंटिटी थ्रू हैविंग वन कॉमन कंट्रोलिंग ओनरशिप, ओनर्स हु आर क्लोज फैमिली मेंबर्स, या फिर कॉमन की मैनेजमेंट। दो कंपनी है जिसका की मैनेजमेंट कॉमन है, एक ही वो सेम बंदे इस कंपनी में भी है और उस कंपनी के भी बोर्ड में है, तो वो दोनों कंपनी जो है वो आपस में रिलेटेड पार्टी हो गई। हाउएवर एंटिटीज दैट आर अंडर कॉमन कंट्रोल बाय स्टेट, ठीक है, कॉमन कंट्रोल मतलब क्या होता है कि एक जैसे टाटा ग्रुप है, ठीक है, टाटा ग्रुप का कॉमन कंट्रोल है किसके ऊपर, टाटा मोटर के ऊपर, टाटा पावर के ऊपर, तो टाटा ग्रुप क्या है, कॉमन कंट्रोल का जो हेड है वो है, और टाटा मोटर टाटा पावर क्या है वो कॉमन कंट्रोल में आते हैं टाटा ग्रुप के। तो हाउएवर एंटिटीज दैट आर अंडर कॉमन कंट्रोल बाय स्टेट, बाय स्टेट मतलब कि भी लोग स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, मतलब होता है ना जैसा बीपीसीएल, आईओसीएल और एचपीसीएल, ये तीनों जो पेट्रोलियम कंपनी है ये कॉमन कंट्रोल बाय स्टेट है, तीनों पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉमन कंट्रोल है। However, entities that are under common control by a state are not considered related unless they engage in significant transactions, ठीक है, उनको रिलेटेड नहीं माना जाएगा अनलेस वो बहुत सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स में एंगेज कर रहे हैं, ठीक है। तो एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल आपस में रिलेटेड नहीं है अनलेस वो बहुत सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स
का एंगेज कर रहे हैं और शेयर रिसोर्सेज टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट विद वन अनदर, एक दूसरे से बहुत सारे रिसोर्सेज अगर वो शेयर करते हैं तो, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है। अभी रिलेटेड पार्टी को लेके ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहेगा। देयर आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स, ट्रांजेक्शंस एंड बैलेंसेस, ठीक है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस को लेके बहुत सारे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी है ताकि यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इनेबल कर सके टू अंडरस्टैंड देयर नेचर एंड इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस का क्या नेचर है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में का क्या इफेक्ट है वो हम लोग बता सके। द ऑडिटर हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई, असेस एंड रिस्पॉन्स to the related risk of material misstatement arising from the entity's failure to appropriately account for related party relationships, transactions और balances। ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे ताकि वो ये आइडेंटिफाई कर पाए, असेस कर पाए और रिस्पॉन्ड कर पाए ऐसे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को जब जो अराइज होगा तब एंटिटी ने अगर प्रॉपरली अकाउंटिंग नहीं किया रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस का। तो अगर एंटिटी प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं करता है तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ जाएगा और उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए ऑडिटर को प्रॉपर ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं, ये उसकी जिम्मेदारी है। The auditor needs to obtain an understanding of the entity's related party relationships and transactions sufficient to be able to conclude whether the financial statements insofar as they are affected by those relationships and transactions। ऑडिटर क्या करना है, ऑडिटर को जानकारी लेनी है कि भी इस एंटिटी की क्या क्या रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स है, क्या क्या ट्रांजेक्शंस है, ताकि वो सफिशिएंटली कंक्लूड कर पाए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या वो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप से ट्रांजेक्शन से अफेक्टेड है या नहीं है। सर ये क्या बोल, क्योंकि देखो अगर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन बहुत हाई है तो हम ये बोलेंगे कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 50-70% जो ट्रांजेक्शन है वो तो रिलेटेड पार्टी के हैं, तो बहुत बड़ा रिस्क है ना कि मैनिपुलेशन हो जाए, बिकॉज रिलेटेड पार्टी का मैनिपुलेशन ईजी होता है। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है, या कम है तो रिस्क बहुत कम है। तो ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि एंटिटी की रिलेटेड पार्टी कौन है, कितने ट्रांजेक्शंस है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे उनका क्या इंपैक्ट है। पहला, अचीव अ ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन एंड आर नॉट मिसलीडिंग, कि ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू और फेयर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और वो मिसलीडिंग नहीं है। उसके बाद में in addition, an understanding of the entity's related party relationships and transactions is relevant to the auditor's evaluation of whether fraud risk factors are present as required by 240। ऐसे 240 जो फ्रॉड का है ना उसमें बोला हुआ है कि जब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस होंगे तो फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर रिलेटेड पार्टी है तो आपस में अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ऑडिटर के लिए तो अच्छा ही है, उसको मालूम पड़ेगा कि फ्रॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। Owing to the inherent limitations of an audit, there is an unavoidable risk that some material misstatement of the financial statements may not be detected even though the audit is fully performed according to the essay। Because audit के अंदर बहुत inherent limitations है, उन limitations के कारण it is very much possible कि जो audit perform हुआ है in accordance with essay उसके बाद में भी कुछ material misstatement detect ना हो। In the context of related parties, the potential effect of inherent limitations on the auditor's ability to detect material misstatement are greater। वो बोलता है कि रिलेटेड पार्टी के कंटेक्स्ट में बात करी जाए तो चांसेस कि ऑडिटर जो है मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर पाएगा वो हाई रहते हैं। क्यों हाई रहते हैं? क्योंकि नीचे देगी रीजन, क्योंकि मैनेजमेंट में बी अनअवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स। पहला तो मैनेजमेंट को पता ही नहीं होगा कि उनकी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स किसके साथ में है। दूसरा, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स में भी प्रेजेंट अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर कोल्यूजन, कंसीलमेंट और मैनिपुलेशन बाय द मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है रिलेटेड पार्टी के साथ में कोल्यूड करके फ्रॉड करने का, ठीक है। इन कारण के कारण ये हो जाता है कि भले ही ऑडिट एसेस के हिसाब से परफॉर्म किया गया है, लेकिन इन केस ऑफ रिलेटेड पार्टी देयर आर हाई चांसेस कि सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट आर नॉट डिटेक्टेड बाय द ऑडिटर। Planning and performing the audit with professional skepticism as required by SA 200 is therefore particularly important in this context। जब आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन चेक कर रहे हो तो आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड लेके काम करना है, ठीक है। The requirement in this essay are designed to assist the auditor in identifying and assessing the risk of material misstatement associated with the related party relationship and transaction। ये ऐसे बनाए इसके लिए क्या है कि ऑडिटर को असिस्ट कर पाए कि कैसे वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट देखे इन केस ऑफ आरपीटी। आरपीटी मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, ठीक है। अब आता है हमारा अगला ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स।
सब्सिक्वेंट इवेंट्स मतलब क्या होते हैं वो देखते हैं। ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू सब्सिक्वेंट इवेंट्स इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट के दौरान सब्सिक्वेंट इवेंट्स को लेकर ऑडिटर की क्या जिम्मेदारियां है वो ऐसे 560 में लिखा है। डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इवेंट्स ऑकरिंग बिटवीन डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, फैक्ट्स बिकम नोन आफ्टर द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, ये क्या है सर, आगे मालूम पड़ेगा। ठीक है, सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होते हैं? इवेंट ऑकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द डेट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट। मान लीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट क्या होगी, 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर, करेक्ट है। तो 31 मार्च 2022 ये डेट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, और ऑडिटर रिपोर्ट की डेट है 30 जून 2022। तो बीच का टाइम क्या हुआ, 1 अप्रैल 2022 से लेके 30 जून 2022 तक के बीच की जितने भी इवेंट्स हुए उनको कहते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट। इवेंट्स ऑकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट will be known as subsequent events, and the facts that become known to the auditor after the date of auditor's report. ऑडिटर रिपोर्ट के डेट के बाद में जो फैक्ट्स ऑडिटर को मालूम पड़ते हैं उनको भी सब्सिक्वेंट इवेंट कहा जाता है। ठीक है, चलो, द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, द डेट ऑफ द एंड ऑफ द लेटेस्ट पीरियड कवर्ड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो भी लेटेस्ट एंड हुआ है फाइनेंशियल ईयर वो डेट रहेगा। डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये आपको पता है डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट क्या रहेगा। नाउ ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग इवेंट्स ऑकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर क्या है, ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसीजर्स, ठीक है, रीडिंग मिनट्स, इंक्वायरिंग ऑफ मैनेजमेंट, रीडिंग इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट से इंक्वायर करो कि क्या क्या इवेंट हुए इसके बीच में, मिनट्स पढ़ो बोर्ड्स के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स पढ़ो कि उन्होंने क्या ट्रांजेक्शंस किया इसके बीच में। ठीक है, उसके बाद में इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखो उस क्वार्टर का, क्वार्टर 1 क्योंकि 30 जून मतलब एक क्वार्टर हो गया, उसके देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि कोई ऐसे ट्रांजेक्शन तो नहीं है जो पिछले साल के हैं और इस साल हुए हैं। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, the auditor shall request management and where appropriate those such with governance to provide a written representation in accordance with SA 580 that all the events occurring subsequent to the date of the financial statements and for which the applicable financial reporting framework requires adjustment or disclosures have been adjusted or disclosed। क्या बोला जाता है कि जो इवेंट कुछ ऐसे है कि जो इवेंट डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट के बीच में होते हैं, ठीक है, उनमें से कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जिनका आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाके। हमारा अगर आप रेगुलर बैच देखोगे उसमें बहुत डिटेल में मैंने कवर किया है। ठीक है, तो कुछ इवेंट्स होते हैं जिनको एडजस्ट करना पड़ता है पिछले साल में जाके, और कुछ इवेंट्स होते हैं जिनको डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो वो ये बोल रहा है कि ऑडिटर को एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से लेना चाहिए, ठीक है, कि जो भी इवेंट्स है जिनको डिस्क्लोज करना है या एडजस्ट करना है, क्या वो अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज और एडजस्ट हो गए क्या। फिर उसके बाद में आता है ऑडिटर्स ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग सब्सिक्वेंट इवेंट, डिस्कस विद मैनेजमेंट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड अमेंडमेंट, हाउ मैनेजमेंट इंटेंड्स टू एड्रेस। मैनेजमेंट से डिस्कस करो कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करने का जरूरत है, एडजस्ट करने का जरूरत है, और मैनेजमेंट कैसे उसको एडजस्ट करने वाला है। अब उसके बाद का ऐसे है ऐसे 570 गोइंग कंसर्न। ऐसे 570 ऑन गोइंग कंसर्न डील्स विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, ठीक है, एंड द इम्प्लीकेशंस फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है गोइंग कंसर्न को लेके, और ऑडिट रिपोर्ट में उसका क्या इम्प्लीकेशन है। गोइंग कंसर्न मतलब क्या, कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक की कंपनी चलती रहेगी, उसको कहते हैं गोइंग कंसर्न। ठीक है, और गोइंग कंसर्न कब अफेक्ट होता है, जब ऑडिटर को लगता है कि आने वाले सालों में ये कंपनी बंद हो जाएंगी, जब ऐसे कुछ कंडीशंस दिख के आते हैं। Objectives of the auditor regarding going concern to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding and conclude on the appropriateness of management's use of going concern basis। जो मैनेजमेंट यूज कर रहा है कि हाँ हम लोग गोइंग कंसर्न है, हम कभी बंद नहीं होंगे, क्या वो सही है, क्या वो बोलना मैनेजमेंट का सही है, क्या वो स्टेटमेंट मैनेजमेंट का अप्रोप्रिएट है या नहीं है, वो आपको देखना है। ठीक है, टू कंक्लूड बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, जो ऑडिट एविडेंस आपने ऑब्टेन किए हैं उसके बेसिस पे कंक्लूड करना कि वेदर अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिलेटेड टू इवेंट्स और कंडीशंस दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूअस गोइंग कंसर्न। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करके कंक्लूड करना कि क्या कोई ऐसी मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जो सिग्निफिकेंट डाउट प्लेस करती है ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूअस गोइंग कंसर्न एंड टू रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद दिस ऐसे। ठीक है, तो ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने होते हैं हर साल कि क्या कोई ऐसी मटेरियल अनसर्टेनिटी है विच कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। ठीक है, चलो
सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, remaining alert throughout the audit for audit evidence about events or conditions that cast significant doubt on the entity's ability to continue as going concern, and additional audit procedure when events are identified. ठीक है, ऑडिटर को ऑडिट के दौरान एकदम सतर्क रहना है कि क्या आपको ऐसे इवेंट और कंडीशन दिखते हैं जो सिग्निफिकेंट डाउट प्लेस कर रहे हैं ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, और एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करना, ठीक है, जब ऐसे इवेंट्स या कंडीशंस आइडेंटिफाई हुए हैं तब। इम्प्लीकेशंस फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट, use of going concern basis of accounting is inappropriate if the financial statement have been prepared using the going concern basis of accounting, but in the auditor's judgment management use of going concern is inappropriate the auditor shall express an adverse opinion। सर ये क्या बोल दिया, बहुत सिंपल है, अगर मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न अजम्पशन का यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया है, बट ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से मैनेजमेंट का जो गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का जो यूज है वो गलत है, क्योंकि ऑडिटर के हिसाब से ऐसे मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है जो बहुत सिग्निफिकेंट डाउट प्लेस करती है मैनेजमेंट एंटिटी का कंटिन्यू करना एज अ गोइंग कंसर्न। तो इन दिस सिनेरियो ऑडिटर को एडवर्स ओपिनियन इशू करना चाहिए, ठीक है, वो आपको ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर में सेपरेटली हमने समझा दिया। तो यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज इनएप्रोप्रिएट इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट has been prepared by the management using going concern basis of accounting, and in the auditor's judgment management's use of going concern basis of accounting is inappropriate। ठीक है, use of the going concern basis of accounting is appropriate but a material uncertainty exists the identification of material uncertainty is a matter that is important to the users of understanding to the users understanding of the financial statements। The use of a separate section with a heading that includes a reference to the fact that a material uncertainty exists, ठीक है, alert users to the circumstances। वो बोलता है कि use of going concern basis of accounting appropriate है, लेकिन एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है जो फ्यूचर में जाके एक सिग्निफिकेंट डाउट प्लेस कर सकती है। तो इन दिस केस ऑडिटर को अपने ऑडिट रिपोर्ट में एक सेपरेट सेक्शन ओपन करना और हेडिंग देना मटेरियल अनसर्टेनिटी, ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर है उनको मालूम पड़ जाए कि क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है इन केस ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद में फर्स्ट है एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी इज मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब जो हमने ऊपर पढ़ा कि गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो सही है, लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो एक सेपरेट सेक्शन में एक रेफरेंस दे दो कि क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और उसको कैसे डील करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें पहला क्या है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी इज मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको पहले तो एडिक्वेट डिस्क्लोजर करना है, काय में करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। किसको करना है, मैनेजमेंट को करना है। तो एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ अ मटेरियल अनसर्टेनिटी इज मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। If adequate disclosure about the material uncertainty is made in the financial statements, the auditor shall express an unmodified opinion। तो ऑडिटर को एक unmodified opinion देना है, and the auditor's report shall include a separate section under the heading material uncertainty relating to going concern। और ऑडिटर रिपोर्ट में भी एक सेपरेट सेक्शन देना है, सेपरेट हेडिंग देना है मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। तो ये दो चीज करनी है और फिर ऑडिटर अपना अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू कर सकता है। सेकेंड है एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी इज नॉट मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर मैनेजमेंट ने एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं किया, ठीक है, तो ऑडिटर क्या करना है, एक्सप्रेस करना है क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन, जैसा भी अप्रोप्रिएट हो। ठीक है, एंड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, जो क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन का एक पैराग्राफ होता है ना कि आपने क्वालिफाइड सेक्शन क्वालिफाइड ओपिनियन दिया, उसका क्या बेसिस है, तो उस सेक्शन में आपको क्या लिखना है, स्टेट दैट अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट दैट मे काज सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ठीक है, एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट एडिक्वेटली डिस्क्लोज मैटर। तो आपको बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में लिख देना है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, वो क्या है, और ये भी बोल दो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है, इसके लिए मैंने क्वालिफाइड ओपिनियन इशू किया। ठीक है, यहाँ पे अपना ऐसे 570 हो जाता है और चैप्टर 3 क्लोज। Thanks for watching all the chart revision lectures. I wish you all the best for the exams। ठीक है, मेरा वेबसाइट भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप हमारे रेगुलर लेक्चर परचेज कर सकते हो, विच आर ओनली फॉर 399 रुपीज़, मतलब 4000 रुपये में आपको हमारे रेगुलर लेक्चर मिलेंगे, जिसमें पूरा स्टडी मटेरियल से हमने पढ़ाया है ऑल द 13 चैप्टर्स, इंक्लूडिंग द चार्ट बुक आपको फ्री में मिलेंगी, चार्ट रिविजन लेक्चर आपको फ्री में मिलेंगे, और पूरी जो हमारे चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है वो भी आपको फ्री में मिलेंगी, और मेरा पूरा मेंटरशिप आपको मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।